हेलो दोस्तों, अभ्यासक डिफेंस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज एडवांस रिवीजन सीरीज का जो कंप्लीट पॉलिटी रिवीजन थ्रू एमसीक्यू एंड पीवाईक्यूज है, उसका आज दूसरा पार्ट है। और इसमें पॉलिटी और पंचायती राज सिस्टम को हम पॉलिटी में पंचायती राज सिस्टम और पार्लियामेंट को आज कवर करेंगे। और इसी के साथ ही हमारी पॉलिटी आज खत्म हो रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पॉलिटी का काम ही यहीं पे खत्म हो जा रहा है। अभी इसके कुछ दिन बाद, जैसे ही आपका ये कुछ दिन का गैप आएगा, जैसे 5 से 6 दिन में, जैसे ही इसके बाद ज्योग्राफी, पॉलिटी खत्म हो गई है, इसके बाद ज्योग्राफी शुरू होगी। ठीक है, ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी। ज्योग्राफी जैसे ही खत्म होगी, ये इसके पहले ही संडे में ही अगर हम शेड्यूल करेंगे, तो पॉलिटी के जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं अभी तक, उन सबकी एक साथ मैराथन रखेंगे। इसमें सारे पीवाईक्यूज को एक साथ बैठ करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको ये एक्सटेंसिव वीडियो और हेल्प करेगी आपको। ठीक है, तो उम्मीद है। और ये लास्ट वीडियो है पॉलिटी पे। ठीक है, इसके बाद ज्योग्राफी शुरू होगी। और थोड़ा उनके बारे में भी कहूँगा, कई लोगों को थोड़ा सा टेंशन भी है, डाउट भी है कि जो चीज़ें हैं वो बहुत स्लो चल रही हैं। देखिए, चीज़ें स्लो तो हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन शुरुआती समय में ऐसा लाज़मी है। और मैं आपकी टेंशन, जो आपको जो टेंशन है और जो आप वरी कर रहे हैं, वो भी बहुत लाज़मी है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है। लेकिन एक चीज़ ये समझिए, हम कमिटेड हैं। हम कमिटेड हैं, ठीक है? हम कमिटेड हैं और हम आपको बता रहे हैं, हम पे ट्रस्ट कीजिए। सारी चीज़ें हो जाएँगी। देखिए, पॉलिटी हो गई है अभी, ठीक? पॉलिटी हो गई है, ज्योग्राफी तुरंत आ जाएगी, ठीक है? इसके बाद हिस्ट्री आ जाएगी, ठीक? ज्योग्राफी होने के बाद। और मैं आपको बता रहा हूँ कि इनको खत्म होने में 6 से 7 दिन ही लगेगा, क्योंकि अब पेस बन चुकी है। शुरुआती समय में थोड़ा-सा टाइम लगता है पेस बनने में, लेकिन अब पेस हो गई है, पेस बन गई है, तो अब ये जल्दी खत्म हो जाएँगी। तो विथिन अ मंथ, ये मंथ खत्म होने से पहले आपके ये सब्जेक्ट जीएस के खत्म हो जाएँगे, ठीक? और रही बात जो इकोनॉमी है और एनवायरनमेंट है, यही बच रहे हैं ना? तो इनका हम क्या करेंगे, ये इनका जो नेचर है क्वेश्चन का, वो ये है कि करंट अफेयर से ओरिएंटेड है। तो जैसे ही ये चीज़ें खत्म होंगी, तुरंत हम करंट अफेयर की वीडियो लेके आना शुरू कर देंगे। मतलब इसी मंथ के एंड तक करंट अफेयर की वीडियो आना शुरू हो जाएगी। और उसके साथ-साथ करंट अफेयर भी होगा, और साथ में जो इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट भी हैं उसी के साथ, और एनवायरनमेंट के जो कॉन्सेप्ट हैं, एनवायरनमेंट के जो करंट अफेयर इश्यू हैं, तो वो इनसे खत्म हो जाएगा। तो ये दोनों करंट अफेयर के साइमल्टेनियसली खत्म होता जाएगा। बस आपको क्या करना है, कनेक्ट रहना है। ठीक है? आपका करंट अफेयर भी हो जाएगा, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट भी हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हो ही जाएँगी। तो आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा एग्ज़ाम से पहले। ठीक, चलिए मेरा ये रहा। अब कुछ लोगों को इंग्लिश और मैथ और साइंस की टेंशन है। देखिए, उसकी टेंशन भी मत लीजिए, वो भी एग्ज़ाम से पहले हो जाएगा। अभी एग्ज़ाम को समय है। और हम आपको बता रहे हैं कि देखिए, मैथ में नंबर सिस्टम हो ही गई है। एक नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गई है। अब जल्द ही जो है मैथ की दूसरी वीडियो भी आ जाएँगी और वो भी खत्म हो जाएँगी। फिर बचेगी इंग्लिश। इंग्लिश की गैप में वीडियो आती जाएगी, और इंग्लिश में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मैं आपको हार्डली बता रहा हूँ, इंग्लिश 5 से 6 वीडियो में, 6 से 7 वीडियो में इंग्लिश हो जाएगा। और इसका मतलब है कि इतने डेज़ ही चाहिए, और ये हम आपको करवा देंगे, इसकी टेंशन मत लीजिए। रही बात साइंस की, साइंस में लगता है, और साइंस हम मैथ के साइमल्टेनियसली ही लेके चलेंगे। तो अभी टाइम है, आप टेंशन मत लीजिए, आपकी ये चीज़ें भी हो जाएँगी। ठीक है? ऐसा ट्रस्ट बना के रखिए, सारी चीज़ें हो जाएँगी। ठीक है? चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं आगे। देखिए, पॉलिटी में जो लोग नए हैं, मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन है, यहाँ पे हम क्वेश्चन देखेंगे। मैं क्वेश्चन आपके लिए रीड करूँगा, ठीक? आपको क्या करना है, आपको लीड लगा करके, अगर क्वेश्चन आता है, कान में लीड लगाइए, शांति से बैठिए और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए एज़ अ टेस्ट। क्योंकि ये पीवाईक्यूज़ हैं यूपीएससी के, जो एग्ज़ाम यूपीएससी कराता है, सीडीएस, एनडीए और सीएपीएफ, जियो साइंटिस्ट, सीएससी, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, वो सबका कंपाइलेशन यहाँ पर है। ठीक है? आपको कान में लीड लगा करके ये क्वेश्चन अगर आता है टॉपिक, तो आप अटेम्प्ट कीजिए। नहीं आता है, गलत हो रहा है, डाउट है, तो मैं एक्सप्लेनेशन दूँगा, आप उसको देखिए, आपको चीज़ें आएँगी। तो ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। जो लोग एग्ज़ाम के पहले रिवीजन जिनका है, वो अटेम्प्ट करके अपने नॉलेज को अप्लाई कर सकते हैं। नॉलेज को अप्लाई करें, ठीक है? नॉलेज को अप्लाई करें। और जिनको नॉलेज नहीं है, वो यहाँ से मेरे एक्सप्लेनेशन से नॉलेज गेन करें, और फिर देन जाकर के उसे अप्लाई करें। ठीक है? तो ये सबके लिए है, और ये केवल उनके लिए नहीं है जो 2025 में पेपर दे रहे हैं।
जो 2026 में दे रहे हैं, जो 27 में दे रहे हैं, वो भी यहाँ से सीख सकते हैं, क्योंकि मैं बेसिक से ही चीजों को बताऊंगा, ठीक है, और बहुत क्विकली बताऊंगा। अभी एक्सप्लेनेशन आप देखिएगा, आपको सब चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। जो चीज नहीं आएगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए, हम वो चीजें आपको कमेंट में बता देंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? तो प्रेसिडेंट शैल बी द आइदर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट शैल नॉट बी द मेंबर ऑफ द आइदर ऑफ द पार्लियामेंट। हमें पता है कि पार्लियामेंट का मतलब क्या है। हम आप जानते हैं ना कि पार्लियामेंट जो होती है उसमें 3 लोग होते हैं, एक तो लोकसभा, एक राज्यसभा, ठीक, और एक प्रेसिडेंट। तो ये क्या कह रहा है? पार्लियामेंट शैल नॉट बी मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। बात तो सही है, पार्लियामेंट का किसी भी मेंबर का हाउस नहीं, मेंबर नहीं है, मेंबर तो नहीं होता है वो, लेकिन हाँ इंटीग्रल पार्ट है। अगर यहाँ पे पार्ट कहता ना कि पार्लियामेंट का पार्ट नहीं है तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता, लेकिन ये कह रहा है कि मेंबर नहीं है। मेंबर तो नहीं है भाई, ना वो लोकसभा के होते हैं ना राज्यसभा के होते हैं, लेकिन हाँ उनकी क्वालिफिकेशन जो होती है ना वो लोकसभा के इक्वल होनी चाहिए, जैसे गवर्नर की क्वालिफिकेशन का चलता है। तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक। पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, 2 हाउस ऑफ द हाउसेस। मैंने जो बताया आपको कि पार्लियामेंट क्या कंसिस्ट करता है, प्रेसिडेंट एंड लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या है? बोथ सी एंड डी, बोथ 1 and 2, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट? इज नॉट इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। कौन नहीं इंटीग्रल भाई? प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो कौन नहीं है? वाइस प्रेसिडेंट नहीं है इंटीग्रल पार्ट, ठीक है, पार्लियामेंट के, ठीक। क्यों क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक्स ऑफिसियो चेयरमैन जरूर हैं, लेकिन ये पार्लियामेंट के पार्ट नहीं है, ठीक है ना। प्रेसिडेंट हैं, अब प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट का पार्ट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनके पास ऑर्डिनेंस की पावर है, डिस्क्वालिफिकेशन के डिसीजन की पावर है। जो रोपा एक्ट के अंतर्गत जो लोग डिस्क्वालीफाई होते हैं उनको डिस्क्वालिफिकेशन के डिसीजन को प्रेसिडेंट ही लेता है। प्रेसिडेंट चीजें कर रहा है ना, लेजिस्लेटिव चीजें कर रहा है ना, इसलिए वो इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। हाउस को एड्रेस करते हैं प्रेसिडेंट। जब हमने प्रेसिडेंट पढ़ा था तो हमने ये सब पढ़ा था कि 2 बार हाउस को एड्रेस करते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या चीजें बता रहा है कि प्रेसिडेंट पार्ट है लेकिन वाइस प्रेसिडेंट पार्ट नहीं है। स्टिल वो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन है लेकिन पार्ट नहीं है इंटीग्रल, ठीक। व्हाट इज द मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द यूनियन टेरिटरी? तो लोकसभा। अब हम देखेंगे, देखिए ये इसका आंसर है 20। अब कैसे मैं बताता हूँ। देखिए लोकसभा जो आर्टिकल 81 है, वो आर्टिकल 81 लोकसभा के कंपोजिशन की बात करता है, और उस कंपोजिशन में क्या कहता है? पहली बात तो ये याद रखिए, जो लोकसभा है वो टेम्परेरी हाउस है, ठीक, और राज्यसभा जो है वो परमानेंट है। तो ये 5 साल के लिए होता है, ठीक, लोकसभा, ठीक है। अब इसमें जो स्टेट्स होते हैं, स्टेट्स, तो स्टेट्स का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो 530 होता है, 530 होता है, मतलब 530 सीट्स स्टेट्स की होंगी और 20 सीट्स किसकी होंगी? यूटीज की होंगी, ठीक। इस यूटीज में भी 2 यूटीज मोस्टली हैं, अदर यूटीज का थोड़ा सा चलता है, इसमें 2 ही यूटीज होंगी, तो 20 सीटें उनकी, इसलिए यहाँ पे ये बात कही गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी हैज ओनली 1 सीट इन द लोकसभा? केवल 1 सीट। यहाँ पे ये चीज याद रखिएगा कि जब राज्यसभा की बात आएगी तो केवल 2 स्टेट यूनियन टेरिटरी को इलेक्शन रिप्रेजेंटेशन है, मतलब जब राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन की बात आएगी जो आर्टिकल 18 में होता है, तो यहाँ पे भी स्टेट का रिप्रेजेंटेशन है, और वो है टू, आप ऑलमोस्ट इनका रिप्रेजेंटेशन स्टेट जो रिप्रेजेंटेशन है वो ऑलमोस्ट पड़ता है आपका 238। इसमें यूटीज भी आ जाएंगे, 12 नॉमिनेटेड हैं, इसमें यूटीज भी आ जाती हैं, यूटीज का भी रिप्रेजेंटेशन, और यूटीज में भी ऑल यूटीज नहीं है, केवल दिल्ली और पुडुचेरी है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, क्योंकि और अदर जो है इतनी इनकी पॉपुलेशन नहीं कि रिप्रेजेंटेशन हो। तो कौन सी यूनियन टेरिटरी या स्टेट है जिसकी केवल 1 सीट है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जिसकी सीट्स केवल लोकसभा की एक ही है। तो इस चीज को याद रखिएगा, ये चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम है, ठीक है, ये याद रखिएगा। बाकी सबकी 2-2 ही है, कुछ की 2 है कुछ की 1 है। विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू रेजिंग द मेंबर ऑफ द लोकसभा टू इलेक्ट फ्रॉम द स्टेट्स? अब ये देखिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, अब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आपका इंपॉर्टेंट होता है, और इसीलिए मैंने यहाँ पे ये पार्लियामेंट से रिलेटेड ये एक्ट को रखा है कि
किसमें सीट्स को बढ़ा दिया गया था। अभी जल्दी हाँ डिलिमिटेशन की बात चल रही है, संसद के बाद जो है डिलिमिटेशन होगा अगेन, तो पार्लियामेंट की सीटें कई ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो न्यूज इस तरह की चल रही है सीट बढ़ने की, इसलिए किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू स्टेट की सीट बढ़ाई गई, तो ये चीजें अगेन इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये ऑप्शन को रखा है। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वैसे भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका आंसर ये है, देख लीजिएगा। इस 7 एंड 31 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इन सीट्स को बढ़ाया गया है। ठीक है, 84 Constitutional Amendment Act has frozen the total number of existing seats in the Lok Sabha on the basis of the 1971 census के basis पे, and they shall remain unaltered till the first census to be taken after the year। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आंसर 2026 है। ठीक, आंसर 2026 है। ठीक है, अभी हम बताते हैं दरअसल होता क्या है कि आफ्टर ईच सेंसस के बाद डीलिमिटेशन होता है, और डीलिमिटेशन की जितनी भी पावर होती है, कॉन्स्टिट्यूशन ने डीलिमिटेशन की कोई प्रोसेस नहीं बताया है, बस खाली कहा है कि स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में होना चाहिए और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में होना चाहिए स्टेट्स की, बस इतनी बात कही है उसने। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पावर प्रोसीजर को, कैसे ये सीट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, रिप्रेजेंटेशन स्टेट का कैसे होगा, ये सारी पावर पार्लियामेंट को छेड़ दी। तो पार्लियामेंट ने क्या किया, डीलिमिटेशन एक्ट बना दिया, और डीलिमिटेशन कमीशन हमेशा बनाया गया है कई बार हर सेंसस के बाद। तो अब तक 4 डिलिमिटेशन कमीशन बन चुके हैं, ये सिविल सर्विस का क्वेश्चन भी है 2024 का। ठीक है, अब तक 4 बन चुके हैं। और ये डिलिमिटेशन कमीशन क्या करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज को क्या करते हैं, बांटते हैं। ये जो पर्टिकुलर एरिया होता है, जैसे यूपी है तो यूपी को कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करेंगे, और वो पॉपुलेशन के बेसिस पे करते हैं, पॉपुलेशन के बेसिस पे करते हैं। तो डिलिमिटेशन का काम यही करते हैं। ठीक है, तो हुआ क्या था, 1971 में तो किया गया डिलिमिटेशन, उसके बाद 1971 में क्या कर दिया गया, इसको इस पे रोक लगा दी गई। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन देश की बढ़ रही थी, और पॉपुलेशन के बेस पे ही सीट्स भी बढ़ जाती लोकसभा की, तो ये और ज्यादा फायदा हो जाता, तो लोग और ज्यादा पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं, ये इंकरेज कर देता ना कि भाई सीट बढ़ रही है लोकसभा की, लोग पॉपुलेशन और बढ़ाते हैं। तो इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था, इस पे रोक लगा दी, मतलब कि डिलिमिटेशन को या सीट्स को बढ़ाने, जो लोकसभा की सीट्स हैं उनको बढ़ाने पर रोक लगा दी, उन्हें फ्रोज कर दिया था। ये फ्रोज था 2000 तक की, 2001 तक की था, 2000 या 2001 की तक की था। फिर जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई 2000 में, तो उन्होंने क्या किया कि अभी भी नहीं बढ़ेगा, ये फ्रोजन कंटिन्यू रहेगा, और वो फ्रोजन कंटिन्यू रहेगा 2026 तक जब सेंसस होगा। यही है, कितनी किया है, 2026, तो इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं। इन ऑर्डर टू चूजन द मेंबर ऑफ द लोकसभा, अ पर्सन मस्ट बी नॉट लेस देन द एज। भाई जाहिर सी बात है 25, लोकसभा के केस में 25 है, राज्यसभा के केस में 30 है। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे जब हम आपको लेजिस्लेटिव असेंबली भी बताते जा रहे हैं, हम स्टेट लेजिस्लेचर भी बताते जाएंगे, इसमें भी 25 है, और जब लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की बात आएगी वो 30 है। तो ये चीज याद रखिएगा डिफरेंस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट द कंडीशन of the disqualification laid down by the representation of the people act। ये वही रोपा एक्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूं। जो एमपीज होते हैं और जो एमएलएज होते हैं, एमएलसीज भी, ये दो तरह से डिस्qualify होंगे, या तो डिफेक्शन के थ्रू, जो रोपा एक्ट में ही आता है, और रोपा एक्ट और भी ज्यादा बड़ा भी है। ठीक है, रोपा एक्ट 3, 2 और 3, जो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोविजन दे रखा है उसके थ्रू। ये 3 तरीके से होगा। अगर डिफेक्शन के थ्रू है, मतलब कि आया राम गया राम, इस पार्टी से उस पार्टी में कोई चला गया, रूल को ब्रेक कर दिया, जो लॉ बनाया गया, इस पे डिटेल वीडियो मैंने बनाई है, अभी लास्ट में फिर बताएंगे, तो उसको देख लीजिएगा। तो इस पे डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। रोपा एक्ट के प्रोविजन अभी यहाँ पे कुछ आपको दिख रहे हैं, अभी दिखेंगे। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन किए गए हैं जो मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई करेंगे। उसमें से पहला है कि उसकी या तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया अगर नहीं है, मेंबर बन गया तो, और अन जो इंसॉल्वेंट है, अगर इंसॉल्वेंट है, ठीक है, सॉरी, इंसॉल्वेंट है, और अनसाउंड माइंड है,
ये सारे ये 3 प्रोविजंस दिए गए हैं। रोपा एक्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर सोशल इन्फॉर्मेलिटी फैला रहे हैं, 2 साल के ईयर से ज़्यादा अगर सज़ा हो गई, कन्विक्शन प्रूव हो गया है और उसमें इम्प्रिजमेंट 2 साल से ज़्यादा की हो गई, तो आपको मेंबरशिप आपकी चली जाएगी। जैसे राहुल गांधी की जाने वाली थी लेकिन बच गए थे। और साथ में उसका भी होता है, क्या नाम है, आप अगर तो जो उम, आप करप्शन करेंगे, इलेक्शन करप्शन करेंगे, जैसे इलेक्शन करप्शन करेंगे, मतलब आप चीज़ों का मिसयूज़ कर रहे हो, इलेक्शन में आप करप्ट चीज़ें कर रहे हो तो, और साथ में डिफेक्शन भी इसी में ही आ जाएगा। इसी में डिफेक्शन भी आ जाएगा, जो डिफेक्शन यहाँ पे है, ठीक है? तो इन चीज़ों की वज़ह से इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। अगर सिटीज़न नहीं होंगे इंडिया के तो इंसॉल्वेंट होंगे, तो अनसाउंड माइंड के होंगे, तो उन्हें हटा दिया जाएगा। और ये प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है। रोपा एक्ट में जो प्रोविज़न दे रखा है वो ये है कि 2 साल से ज़्यादा सज़ा हो गई तो, और सोशल इन्फॉर्मेलिटी फैलाएँगे, मतलब दहेज प्रथा और ये सब चीज़ों को करेंगे तो, हेट स्पीचेस करेंगे तो, इलेक्शन में कुछ करप्ट प्रैक्टिस करेंगे तो, और डिफेक्शन लॉ अगर अप्लाई होगा तो। देखिए, डिफेक्शन के केस में कौन डिसीजन करेगा? ये करेगा स्पीकर, अगर कोई ये हो गया। और अगर आपका रोपा एक्ट के अंदर होगा, रोपा एक्ट के अंतर्गत होगा, तो डिसीजन कौन करेगा? तो प्रेसिडेंट डिसीजन करेंगे एमपी के केस में, और गवर्नर करेंगे एमएलएस के केस में और एमएलसी के केस में, ठीक है? इस चीज़ को याद रखिएगा। तो रोपा एक्ट में अगर कोई, रोपा एक्ट के अंदर अगर कोई डिस्क्वालीफाई होता है तो उसका डिसीजन कौन करेंगे? प्रेसिडेंट और गवर्नर। और कोई अगर डिफेक्शन के अंतर्गत होता है तो उसका कौन करेंगे? स्पीकर करेंगे, ठीक? ये चीज़ याद रखिएगा। अब इस चीज़ को पढ़ते हैं, ये आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ही इज़ डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इफ ही गेट डिस्क्वालिफाइड अंडर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। चलिए अब इसको देखते हैं। He is disqualified for being elected as a member of parliament if he is an undischarged insolvent। देखिए, रोपा एक्ट में कह रहा है, और मैंने अभी आपको बताया है कि अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट की जो बात है, इंसॉल्वेंट की बात है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देता है, ना कि रोपा एक्ट। रोपा एक्ट में तो ये सारे हैं, तो ये अपने आप गलत हो जाएगा। क्या रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो 2 करेक्ट नहीं है, तो 2 जैसे ही करेक्ट नहीं है, आप 2 को हटाएंगे तो देखिए इसमें नहीं है। 3 4 और 1 4, मतलब 4 सही हो जाएगा। ये तरीका है जल्दी क्वेश्चन करने का, तो 4 सही होगा भी। ही और शी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इफ ही कन्विक्टेड फॉर प्रमोटिंग इनमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स। इनमिटी देखिए, सोशल इनमिटी मैंने बताया ना, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। ये देखिए, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कैसे करना है मैं आपको वही यहाँ सिखा रहा हूँ। आपको करना कुछ नहीं है, क्वेश्चन स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, बारीक से पढ़ना है, उसकी जो डिसाइडिंग टर्म्स हैं, जैसे ये प्रमोटिंग इनमिटी, इनमिटी, और क्या है? कन्विक्टेड, और क्या है इसमें? ये सब चीजें पढ़िए। और यही नहीं, केवल इसको भी ध्यान से पढ़िए। करेक्ट किस जगह इनकरेक्ट लिख सकता है वो, यहीं आपसे जल्दी जल्दी में गलती होगी, ठीक है? और रोपा एक्ट, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन। हम दिमाग में एग्जाम प्रेशर में हम इसको कॉन्स्टिट्यूशन समझ सकते हैं और इसको सही मार देंगे इस प्रोविजन को, बल्कि ये गलत है क्योंकि ये उसके अंतर्गत है, ठीक? तो ये चीजें रखिएगा। तो 2 गलत, कितना बचा है? 1 और 4, और 3 और 4। अब हमें डिसाइड करना है क्या है। He or she disqualified for being elected as a member of parliament if failed to lodge the account of election expenses within a time। इसकी वजह से कोई नहीं डिस्क्वालीफाई किया जाएगा कि अगर उसने इलेक्शन के एक्सपेंसेस को सही नहीं दिया जाए। भाई ये चीज थोड़ी ना, वो तो टाइम पे बाद में भी दे सकता है, तो ये प्रोविजन नहीं होगा, ये सही हो जाएगा। इसका आंसर होगा 1 और 4, ठीक? इस चीज को ध्यान रखिएगा। कोरम का क्या है? अब देखिए, कोरम क्या होता है कि हाउस की मीटिंग शुरू करने से पहले हाउस में कुछ मिनिमम नंबर होने चाहिए, कुछ मिनिमम मेंबर्स होने चाहिए। तो कोरम उन्हीं मिनिमम नंबर को ही बताता है। तभी हाउस हाउस जो है, हाउस की मीटिंग हो सकती है और कुछ डिसीजन हो सकते हैं, हाउस चालू रह सकता है, ठीक है? तो ये कोरम का जो पावर होती है वो स्पीकर के पास होती है और चेयरमैन के पास होती है, रिस्पेक्टिव हाउसेस के। अब देखिए अगेन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ने हैं। अब ये मैक्सिमम कह दिया और मैंने आपको बताया कोरम इज अ मिनिमम नंबर। जब आप बुक पढ़िए तो ऐसे ही चीजों पे ध्यान दीजिए कि मिनिमम है कि मैक्सिमम है। एग्जामिनर इन्हीं से ही खेलेगा। मिनिमम की जगह मैक्सिमम रख दिया, पूरा स्टेटमेंट बदल गया। द नंबर ऑफ द नंबर मेंबर्स प्रेजेंट इन द हाउस टू बी बिफोर इट ट्रांजेक्ट इज बिजनेस। ये तो गलत है ना, क्योंकि यहाँ मिनिमम होना चाहिए तब हम ये सही मानेंगे। ये तो गलत है, ठीक? और कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज टू एडजर्न
द हाउस सस्पेंड द मीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ द कोरम। ये बात सही है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को करना चाहिए, ठीक है, एब्सेंस में। तो कोरम इज 2/3 नहीं है, 1/10 मेंबर होने चाहिए, मतलब हाउस की जितनी स्ट्रेंथ है, टोटल स्ट्रेंथ के 1/3 मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए, तो हाउस रन करेगा। एंड यही स्ट्रेंथ कोरम कहलाती है, ठीक है। तो ये भी गलत है, मैंने बताया, ये देखिए वही उल्टे नंबर दे रहा है, तो ये गलत है, तो ये सही है, ठीक, तो ये सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज इलेक्टेड। अब आपको ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है भाई, ऑल द मेंबर ऑफ द लोकसभा। स्पीकर के इलेक्शन की मैं आपको कुछ फैक्ट बता रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिएगा। स्पीकर का जो इलेक्शन होता है, इसमें अभी प्रोटेम स्पीकर भी आएगा और अदर चीजें भी आएंगी, इसलिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। स्पीकर दरअसल आपको सुनकर लगेगा, लेकिन ये बात सच है कि स्पीकर इलेक्टेड नहीं होता है, ट्रूली इलेक्टेड नहीं होता है। दरअसल होता क्या है, और एक बात और, स्पीकर सॉरी 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 स्पीकर इलेक्टेड होता है, लेकिन स्पीकर की ओथ नहीं होती है, ओथ नहीं होती है, ठीक। सबकी ओथ होगी, स्पीकर की ओथ नहीं होगी, ठीक। क्यों? इसका प्रोसेस अभी है जो मैं बात बताऊंगा। स्पीकर के इलेक्शन जो होता है, वो अमंग जो लोकसभा होता है, वो अपने मेंबर से ही स्पीकर को चुनते हैं, और चुनने का मतलब क्या है, इलेक्ट करते हैं, ठीक, ठीक है। होता क्या है कि जो एक फैक्ट और ये भी समझिए, स्पीकर जो है हाउस को डिसॉल्व होने के बाद तक बना रहता है। अभी मेंबर तो हट जाते हैं, वो रिटायर हो जाते हैं, उनका टेन्योर खत्म होता है, लेकिन स्पीकर का नहीं खत्म होता है। स्पीकर ऑफिस जो है तब भी एग्जिस्ट करता है जब हाउस डिसॉल्व हो गया। जैसे अभी 2024 में लोकसभा के दोबारा इलेक्शन हुए हैं, तो जब नई लोकसभा जब मिली है, तब तक उसके फर्स्ट मीटिंग तक जो ओम बिरला जी थे वो स्पीकर थे, और दोबारा तो फिर से चुने ही गए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो स्पीकर रहेगा, इसकी पोजीशन नहीं जाएगी, इसकी पोजीशन वही रहेगी। होता क्या है, जब नया हाउस आता है, न्यू हाउस आता है, अभी प्रोटेम स्पीकर का वो आएगा, तो मैं आपको उसमें डिटेल बताऊंगा। अभी यहाँ याद रखिए कि उसका इलेक्शन ऑल मेंबर ऑफ द लोकसभा करते हैं, इसमें नॉमिनेटेड और इलेक्टेड दोनों होते हैं, ठीक। हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट टेक अ ओथ, मैंने अभी बताया ना, कौन ओथ नहीं लेता है, तो स्पीकर नहीं लेता है। वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर सभी ओथ लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर की तो ओथ हमने देखी है, प्रेसिडेंट कराते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पीकर ऑफिस करेक्ट? ही होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, नहीं, करेक्ट नहीं है। वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे नहीं लेते हैं, इंडिपेंडेंट पावर ऑफिस है ये, इंडिपेंडेंट ऑफिस है ये, प्लेजर पे कोई नहीं है। ही नीड नॉट टू बी द मेंबर ऑफ द हाउस एट अ टाइम his election but has to be member of the house within the 6 months from the date of the election। अभी देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। he lose his office if his is dissolved before the, अब देखिए वही आ गया, अपने ऑफिस को ये लूज कर देगा इफ हाउस इज डिसॉल्व बिफोर द एंड ऑफ इट्स नॉर्मल टेन्योर। ये भी गलत है, मैंने आपको बताया है, आफ्टर डिसोल्यूशन भी ये ऑफिस एग्जिस्ट करता है, खत्म नहीं होता है। जब तक नए लोकसभा की, जो नई लोकसभा इलेक्ट होके आई है, उसकी फर्स्ट मीटिंग नहीं पूरी हो जाती है, तब तक ये एग्जिस्ट करता है ऑफिस, ये भी गलत। इफ इट इंटेंडेड टू रिजाइन द लेटर ऑफ द स्पीकर टू बी एड्रेस टू द डिप्टी स्पीकर, बिल्कुल सही है। प्रेसिडेंट को नहीं जाएगा, यही करेगा आपसे, यहाँ प्रेसिडेंट लिख देगा, प्रेसिडेंट ने डी वाई स्पीकर को देगा, और डी वाई स्पीकर स्पीकर को देगा रेजिग्नेशन, तो ये भी ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर डी है। स्पीकर ऑफ द लोकसभा, अभी मैं प्रोटेम बताऊंगा जब प्रोटेम स्पीकर आएगा। स्पीकर रिमूव्ड बाय a resolution of the Lok Sabha passed by the majority of the member of the house। लोकसभा, अब स्पीकर को हटाना है, तो जो रिजोल्यूशन आएगा वो लोकसभा में ही आएगा, राज्यसभा का कोई काम नहीं है, याद रखिएगा। स्पीकर लोकसभा का है, तो उसको हटाने का जो प्रोसेस होगा वो पूरी तरीके से लोकसभा में ही होगा, राज्यसभा का कोई काम नहीं है, ठीक। लोकसभा में इसे स्पेशल मेजोरिटी से पास होना पड़ेगा, ठीक है, 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, बिल्कुल नहीं। सिंपल मेजोरिटी, बिल्कुल नहीं, ठीक। तो क्या सही है, रिमूव बाई, ये मेनली ये चीज सही है, ठीक है। तो रेजोल्यूशन, और इससे पहले इनको 14 दिन का नोटिस देना है, एडवांस नोटिस देना है इनको हटाने से पहले। और अगर इनको हटा दिया जाता है, अगर मान लीजिए रेजोल्यूशन, अभी वो जब क्वेश्चन आएगा तब हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो सिंपल मेजोरिटी ऑफ द हाउस रेजोल्यूशन लोग पास बाय द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस एंड द 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस, हाँ ठीक है। चलिए, द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल वेकेंट his or her office if he or she is ceased to be member of the
असेंबली, स्पीकर जो है वो वेकेंट कर देगा ऑफिस को, ही सीज टू मेंबर ऑफ द, बिल्कुल सही है। अगर उसकी मेंबरशिप चली गई, मान लीजिए उसे रिमूव कर दिया गया है, तो वो ऑफिस वेकेंट कर देगा ना। लेकिन अगर हाउस डिसॉल्व हो गया है तो नहीं करेगा, तो भी एग्जिस्ट करेगा। वेन एवर द लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिसॉल्व, द स्पीकर शैल वेकेंट हिज ऑफिस इमीडिएटली। देखिए आया, ये कैचिंग टर्म है, नहीं करेगा भाई वो, तो क्या हुआ ए, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आउटगोइंग स्पीकर ऑफ द हाउस एडमिनिस्टर द ओथ टू द स्पीकर प्रोटेम, बिल्कुल गलत है। स्पीकर प्रोटेम आया ना, स्पीकर प्रोटेम क्या करता है, जैसे ही न्यूली जो इलेक्टेड लोकसभा होती है वो आती है, तो उनके मेंबर को ओथ दिलाने के लिए स्पीकर प्रोटेम को इलेक्ट किया जाता है। और इसे इलेक्ट कौन करता है, इसे सॉरी नॉमिनेट कौन करता है, इसे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट ही उसे ओथ भी दिलाते हैं। ओथ कौन दिलाएगा, प्रेसिडेंट ओथ दिलाएंगे, ठीक। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा। तो ये स्पीकर जो प्रेसिडेंट होंगे वो ओथ नहीं दिलाएंगे, ठीक है ना। सॉरी, जो स्पीकर होंगे वो ओथ नहीं दिलाएंगे, आउटगोइंग स्पीकर होंगे वो ओथ नहीं दिलाएंगे, प्रेसिडेंट दिलाएंगे। जो लेम डक सेशन है इज प्रेसाइडेड ओवर बाय द प्रोटेम स्पीकर। लेम डक सेशन नहीं, प्रोटेम स्पीकर नहीं करता है। लेम डक सेशन उसे कहते हैं कि जैसे ये नई नई लोकसभा आई, तो इस नई लोकसभा में जो मेंबर पहले थे वो दोबारा इलेक्ट होकर के नहीं आए हैं, तो वो लोगों के जो सेशन है जो दोबारा इलेक्ट होकर नहीं आए हैं, इसको जनरली लास्ट सेशन कहते हैं ऑफ आउटगोइंग लोकसभा। जो लोकसभा जाने वाली उसके लास्ट सेशन को कहते हैं। और स्पेशली उन मेंबर्स को कहते हैं, एमपीज को कहते हैं जो एमपी दोबारा इलेक्ट होके नहीं आने वाले हैं, ठीक। तो इसको प्रिसाइड कौन करेगा भाई, इसको तो पुराना वाला स्पीकर ही करेगा ना, प्रोटेम स्पीकर का ही करेगा, ये भी गलत है। तो 1 और 2 गलत। प्रोटेम स्पीकर शुड बी द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द लोकसभा, बिल्कुल बात सही है। प्रोटेम स्पीकर हेल्ड ओथ अंटिल द ऑफिस ऑफ द न्यूली स्पीकर इलेक्टेड, बिल्कुल सही है। तो आपका ये चीज आया, तो 1 गया, और 1 गया तो 1 यहां से चला गया, ठीक, 1 चला गया। और 4 आपका सही है, और क्लेम डेक्स प्रिसाइडेड ओवर बाय द प्रोटेम स्पीकर, और 3 सही है। अच्छा हाँ, ये रीड गलत हो गया, सॉरी। ये प्रिसाइड प्रोटेम ही करेंगे, इसको प्रोटेम ही करेंगे, इसको सही मान लीजिएगा, सॉरी, ये प्रोटेम ही होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 3 4 सबसे हो जाती है। द फंक्शन ऑफ द प्रोटेम स्पीकर का फंक्शन क्या है, द कंडक्ट द प्रोसीडिंग द हाउस इन द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर क्या है, नहीं, ये काम नहीं है। एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ द मेंबर, मैंने अभी आपको ऊपर बताया ना कि प्रोटेम स्पीकर का काम क्या है, ओथ दिलाना, अदर मेंबर को ओथ दिलाएगा प्रोटेम स्पीकर। जो प्रेसिडेंट है नॉमिनेट इसीलिए प्रोटेम स्पीकर को करेगा न्यूली इलेक्टेड लोकसभा के लिए, और ओथ प्रेसिडेंट खुद ही दिलाएगा प्रोटेम स्पीकर को। प्रोटेम स्पीकर क्या करेगा, जो न्यूली मेंबर्स होते हैं उनको ओथ दिलाएगा। और जब इनकी ओथ, एमपीज की ओथ पूरी हो जाएगी, तब ये क्या करेंगे, ये अपने क्या करेंगे, ये अपने क्या करेंगे, स्पीकर को चुनेंगे, क्योंकि अब इनकी ओथ पूरी हो गई, अब ये मेंबर हो गए हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए हैं। अब क्या करेंगे, ये स्पीकर को चुनाव कर लेंगे, और इस स्पीकर के चुनाव में इनकी स्पीकर का कोई ओथ नहीं होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इन द केस ऑफ द डेप्यूटी स्पीकर is presiding the Lok Sabha, he has a right to take part in the deliberation। भाई ये तो नॉर्मली है। वोट एंड द, ये इसका ये होगा, वोट इन केस ऑफ द इवेंट ऑफ द इक्वालिटी ऑफ वोट, जब वो स्पीकर की जगह ले लेगा और स्पीकर के पास ये इक्वालिटी ऑफ वोट्स में वोट करने की पावर है। इक्वालिटी वोट दरअसल वो चीज होती है कि जैसे मान लीजिए कि किसी बिल को पास होने के लिए 10 वोट चाहिए, ठीक, मेजोरिटी से पास होने के लिए, से पास होने के लिए इसको 10 वोट चाहिए। 7 ऑलमोस्ट 7 वोट, मान लीजिए 5 वोट इधर चले गए हैं, और 4 वोट इधर आ गए हैं, और एक जो है एब्सेंट कर गया है, स्टेन कर गया है, ठीक। अब क्या होगा, अभी भी हाउस में 11 लोग हैं स्पीकर को मिला करके, तो स्पीकर क्या करेगा, अब उसके पास इक्वालिटी ऑफ वोट्स हैं,
तो वो क्या कर देगा, सॉरी इसको लिख लीजिए 4, इसको भी 4 लिख लीजिए, इसको भी 4 लिख लीजिए, और इसको सपोज करिए ये 5 मान लीजिए कि मेजोरिटी मान लीजिए हमें 5 चाहिए, और यहाँ पे भी 4 है, ठीक, 4 4 8 एक 9 हो गया, और इसका मिला करके 10 हो गया, टोटल 10 मेंबर हैं, ठीक है, 10 मेंबर हैं और 5 मेजोरिटी वोट हैं, तो 4 इसमें भी हैं, 4 इधर भी हैं, मतलब 4 अपोज भी कर रहे हैं और 4 सपोर्ट भी कर रहे हैं, और एक तो एब्सटेन ही कर गया है, उसका कोई मतलब नहीं है, नॉन न्यूट्रल है वो। तो स्पीकर के पास अब एक स्पीकर का वोट बचा है, तो स्पीकर क्या करेगा, जिधर भी वोट मार देगा वो पार्टी जीत जाएगी, ठीक। तो इसे कहते हैं इक्वालिटी वोट, क्वालिटी ऑफ वोट, ठीक है। तो उसके पास पावर है, जब स्पीकर के पास ये पावर है, और स्पीकर की जगह जब डिवाइस स्पीकर जब प्रिसाइड करेगा हाउस को, तो उसके पास भी ये राइट आ जाएगा, ठीक है। विथ रेफरेंस टू द पैनल ऑफ द चेयरपर्सन, अब ये पैनल ऑफ चेयरपर्सन क्या होता है, जब मान लीजिए स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर एब्सेंट हैं, वेकेंट नहीं, याद रखिएगा वेकेंट अलग होता है, वेकेंट मतलब कि सीट खाली हो चुकी है, फॉल वैकेंट मतलब वैकेंसी आ गई है, अब वहां वो पोस्ट में रहे नहीं है, और एब्सेंस मतलब या तो उनको बीमारी हो गई है या कुछ हो गया है या बाहर चले गए हैं, तो एब्सेंस हो गया। तो अगर स्पीकर, डीवाई स्पीकर और राज्यसभा के केस में चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन, वहां पे भी पैनल ऑफ चेयरपर्सन चलते हैं। तो जब ये स्पीकर और डीवाई स्पीकर एब्सेंस हैं, वेकेंट नहीं, वेकेंट के केस में ये लोग प्रिसाइड नहीं करेंगे, ये लोग प्रिसाइड नहीं करेंगे, ये एक पैनल होता है चेयरपर्सन का, जो इनके एब्सेंस में, स्पीकर डिवाइस स्पीकर के एब्सेंस में हाउस को प्रिसाइड करता है, ठीक, तो इसलिए होते हैं। तो एक बार इनके सारे फैक्ट के थ्रू आपको पता चल जाएगा। अंडर द रूल ऑफ द हाउस द स्पीकर नॉमिनेट अ पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ नॉट मोर देन 10 मेंबर्स, बिल्कुल, नॉमिनेट कौन करेगा, स्पीकर खुद नॉमिनेट करेगा इन्हें, कहा, मेंबर ऑफ द हाउस, जो लोकसभा के मेंबर है उन्हीं में से 10 लोगों को ऑलमोस्ट क्या करेगा, मेंबर स्पीकर क्या करेगा, नॉमिनेट कर देगा, चेयरपर्सन पैनल का मेंबर बना देगा। हेड ऑफ द पैनल ऑफ द चेयरपर्सन कैन प्रिसाइड ओवर द हाउस इन द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर, एब्सेंस ऑफ द स्पीकर, एब्सेंस ऑफ द स्पीकर। तो पहला सही हो गया, और पहला देखिए सब में सही है, पहला तो सही होगा ही होगा, ठीक। द मेंबर ऑफ द पैनल ऑफ द चेयरपर्सन कैन नॉट प्रिसाइड ओवर द हाउस इफ द ऑफिस ऑफ द स्पीकर एंड डिवाइस स्पीकर इज वैकेंट। मैंने आपको बोला था ना यहाँ पे, अगर हाउस, अगर स्पीकर और डिवाइस स्पीकर के ऑफिस वैकेंट है, मतलब अब जगह खाली हो गई है, तब ये प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं। तब कौन करेगा, तब जब ये प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा कि अब हाउस कौन प्रिसाइड करेगा, इनमें से तो कोई नहीं करने वाला है, ठीक। तो ये चीज सही है। तो ड्यूरिंग द, ये देखो वही पॉइंट आ गया कि ऑफिस अगर प्रेसिडेंट हो जाता है तो मैनर टू बी प्रिसाइडेड ओवर, जो मेंबर प्रिसाइड करेगा हाउस इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, तो ये भी सही हो गया। तो 1 सही है, 3 सही है, 4 सही है, और ये आपका जो सेकंड वाला है कि हेड ऑफ द पैनल ऑफ द चेयरपर्सन कैन प्रिसाइड ओवर द हाउस इन द केस ऑफ द, देखिए हेड ऑफ द पैनल नहीं करेंगे, इस चीज को याद रखिएगा, इसमें जब चेयरपर्सन, जब स्पीकर नहीं है तो डीवाई स्पीकर करेंगे, ठीक है। अभी इनकी बारी, जब जब दोनों नहीं होंगे, स्पीकर और डीवाई स्पीकर दोनों नहीं होंगे, तब इनमें से कोई करेगा, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक, और हमारा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्विकली खत्म करते हैं इनसे। तो इफ फर्स्ट लोकसभा, in the first Lok Sabha the single largest party in the opposition was the स्वतंत्र पार्टी, बिल्कुल गलत है। पहली लोकसभा में स्वतंत्र पार्टी लार्जेस्ट पार्टी नहीं थी, सिंगल अपोजिशन पार्टी, पार्टी कोई दूसरी थी, ये याद रखिएगा आप, ये ऐसे ही घुमाते हैं, ठीक है ना। इन द लोकसभा द लीडर ऑफ द अपोजिशन वाज रिकॉग्नाइज्ड इन द फर्स्ट टाइम इन द 1969। अब देखिए हाउस जो होता है, उस हाउस में कई सारे लोग होते हैं, एक लीडर ऑफ द हाउस होता है, और ये जनरली प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं लीडर ऑफ द हाउस, या फिर प्राइम मिनिस्टर जिसे नॉमिनेट कर देंगे, ठीक है। ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में नॉमिनेट करेंगे, ठीक है। अब लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन, ये अपोजिशन जो बड़ी अपोजिशन पार्टी होती है, जिसके पास ऑलमोस्ट 1/10 ऑफ द वोट है, मतलब 75 सीट्स हैं ऑलमोस्ट, वो पार्टी क्या हो जाएगी, क्या बन जाएगी वो पार्टी लीडर, उसका जो लीडर होगा पार्टी का वो अपोजिशन लीडर कहलाएगा। इस समय राहुल गांधी
अपोजिशन के लीडर हैं, ठीक है। तो ये जो सीट है लीडर ऑफ अपोजिशन, ये दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, पहली ये बात याद रखिएगा। ये पोस्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये जो पार्लियामेंट के जो रूल्स हैं उनमें है, ये रूल्स में है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में। रूल्स में है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ठीक। पहले ये बात रखिएगा, दोनों पोस्ट है, ठीक है। तो यह बात याद रखिएगा। तो जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो कब रिकॉग्नाइज किया गया, ये 1969 में किया गया, डेट याद रखिएगा। इन द लोकसभा इफ द पार्टी डज नॉट हैव द मिनिमम ऑफ द 275 मेंबर, इट्स लीडर कैन नॉट बी द रिकॉग्नाइज एज द लीडर ऑफ द अपोजिशन। बिल्कुल वही बात मैंने बताया कि 75%, 75 सीटें तो होनी चाहिए, 1/10, वो भी ये मिनिमम है, ठीक है ना। तो ये बात सही है, नहीं बन सकते हैं। तो 2 और 3 सही है इसमें आंसर। ये देखिए, ये पढ़ते रहिएगा, करेक्ट है कि क्या है क्वेश्चन, यही इसी को कहते हैं क्वेश्चन सही से पढ़ना। कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑफिस ऑफ द लीडर ऑफ द हाउस इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए आ गया, मैंने अभी आपको बताया था ना कि वो क्या करेंगे, आपसे ऐसे घुमा के पूछ लेंगे कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन में है कि नहीं है। देखिए पार्लियामेंट रूल में है, पार्लियामेंट्री कहाँ है, पार्लियामेंट्री रूल में है, ना कि किसमें, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, पार्लियामेंट्री रूल में है ऑफिस ऑफ द लीडर और ऑफिस ऑफ द अपोजिशन, ठीक। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, गलत हो जाएगा। द ऑफिस ऑफ द विप, अब विप क्या है मैं आपको बताता हूँ। विप दरअसल हर पार्टी अपने, हर पार्टी जो लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में हो, चाहे राज्यसभा में हो और चाहे लोकसभा में हो, उसका पार्टी विप होता है, पार्टी विप होता है। ये पार्टी विप क्या करता है, कोई मेंबर ही होता है पार्टी विप, पार्टी खुद ही अपने विप को अपॉइंट करती है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये अपनी पार्टी का कि जो मेंबर होते हैं उनके बिहेवियर को, ताकि वो पार्टी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही चले, ठीक है। तो पार्टी के ये समझ लीजिए ऑफिसर है, जो मेंबर्स के, जो पार्टी के जो मेंबर्स हैं, एमपीज हैं, उनके बिहेवियर को, उनके हर एक चीज को ट्रैक करता है, उन्हें डायरेक्शन देता है, लीड करता है, समझ लीजिए वही है हर एक पार्टी का, ठीक है। तो ये पार्टी विप चलता है, तो वही पार्टी विप है। और ये कह रहा है रूल ऑफ द हाउस में है। अब देखिए यहाँ कह दिया रूल ऑफ द हाउस, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन कह था, क्योंकि यहाँ पे रूल ऑफ द हाउस में था इसलिए यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया चेंज करके। अब यहाँ तो रूल ऑफ द हाउस में नहीं है, मैं वाकई में बता रहा हूँ, ये बात सच है कि जो ऑफिस ऑफ विप है ना तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में है, और ना ही, ना कॉन्स्टिट्यूशन, और ना ही वो रूल्स ऑफ द हाउस में है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। और ऐसे जब 1 और 2 दोनों ही गलत हैं तो 1 भी कट जाएगा, एंड 1 और 2 जहां जा रहा है वो भी कट जाएगा। तो आंसर तो 3 और 4 भी हो रहा है, डायरेक्ट आंसर आ रहा है। एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैड इट्स ओन विप इन द पार्लियामेंट, मैंने अभी बताया आपको, हर पार्टी के पास ऑफिस द पार्लियामेंट अपोजिशन इज मेंशन इन द पार्लियामेंट्री स्टेचू। मैंने को बताया कि द लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्लियामेंट्री स्टेचू में है, मतलब रूल्स और हाउस में है, बिल्कुल सही है। देखिए आंसर भी आ रहा है 3 और 4, ठीक है। और करेक्ट पूछ रहा था। इसी तरीके से देखिए आपको रीड करना है क्वेश्चन को, कैसे रीड करना है, पहले इस चीज को सही से पढ़ना है, एक एक स्टेटमेंट को सही से पढ़ना है कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है कि रूल ऑफ द हाउस लिखा है, क्या है, ढंग से पढ़िए एक एक चीज को। लीडर ऑफ द हाउस की बात कर रहा है, लीडर ऑफ अपोजिशन की बात कर रहा है, अगर आप इसको लीडर ऑफ द अपोजिशन ना पढ़ के लीडर ऑफ हाउस पढ़ के निकल जाएंगे जल्दीबाजी में तो भी इस क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ करेक्ट देखना है कि इनकरेक्ट क्या है, ये सब चीजें आपको देखनी है ध्यान से। देखो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स या राज्यसभा कौन होता है, इलेक्ट किया जाता है, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, इलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट। और वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द काउंसिल, इज द वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, यही होते हैं। प्रेसिडेंट होते हैं ना वाइस प्रेसिडेंट। मिनिमम पार्लियामेंट हैज टू बी मीट इन अ ईयर। देखिए अब हाउस जो समन किया जाता है वो प्रेसिडेंट करते हैं, प्रेसिडेंट हाउस को समन करते हैं, ठीक है, समन करते हैं। वही समन क्या कहता है कि मीट, कितना मीट करेंगे। और एक चीज ये भी याद रखिएगा, हाउस का जो सेशन होता है वो साल में कितनी बार होगा, ट्वाइस बार कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, लेकिन होता 3 टाइम्स है, 3 सेशंस होते हैं। पहला सेशन होता है विंटर सेशन, 16 सॉरी, पहला होगा बजट सेशन, जब बजट आएगा, ठीक। फिर मॉनसून सेशन होगा, तो जूम कर लेते हैं आपको दिखे ताकि, मॉनसून सेशन होगा, मिटाल के बड़ा करते हैं। देखिए होगा क्या कि सेशन 3 होंगे। पहला होगा बजट सेशन, कि फरवरी में बजट आता है ना, तो साल की शुरुआत में जो पहला सेशन होगा बजट सेशन होगा।
दूसरा क्या होगा, मानसून, फिर बरसात आती है तो मानसून सेशन होगा। तीसरा क्या होगा, तीसरा होगा विंटर सेशन, ठंड आती है। फिर उसके बाद विंटर दिसंबर नवंबर तक रहती है, उसके बाद फरवरी, फिर आ जाता है। तो साल में 3 सेशन होते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन कितने सेशन कह रहा है कि कितना मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम ट्वाइस, ठीक। लेकिन हम लोग करते कितना है, 3। अगर 2 ट्वाइस कह रहा है तो इसका मतलब 6 मंथ के गैप में होना चाहिए, 6 मंथ के गैप में, ठीक है। अब ये देखिए, हाउस 3 सेशन होते हैं साल में, ठीक, जो ये नाम है। अब इस सेशन में भी सिटिंग्स होती हैं, हर सेशन में कई सारी सिटिंग्स होंगी, ठीक। और हर सिटिंग में 2 मीटिंग होंगी, 2 मीटिंग होंगी। एक मॉर्निंग की मीटिंग होगी, मॉर्निंग की मीटिंग होगी, और दूसरा क्या होगा, इवनिंग की मीटिंग होगी, ठीक है। एक मॉर्निंग की मीटिंग और एक किसकी मीटिंग होगी, इवनिंग की मीटिंग होगी। ये बात याद रखिएगा, ठीक। तो हर साल 3 सेशन होंगे। पहला सेशन बजट सेशन होगा, और हर सेशन में कई सारी सिटिंग्स होंगी, और हर सिटिंग्स में कई सारी मीटिंग्स होंगी। अभी इस कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी, जो क्रोनोलॉजी है, ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस की जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब थोड़ा सा, हाँ, अर्जेंटमेंट मोशन टर्मिनेट द सेशन ऑफ द हाउस। अभी अर्जेंटमेंट मोशन क्या है, अब इसको ध्यान से देखिएगा। दरअसल देखिए, जब हाउस प्रेसिडेंट समन करते हैं, जब प्रेसिडेंट पढ़ाया तो मैंने बताया था कि वो हाउस के मीटिंग को समन करते हैं, ठीक। समन के बाद क्या होता है, हाउस को अर्जेंट किया जा सकता है। और अर्जेंट कौन करता है, अर्जेंट करते हैं स्पीकर। अर्जेंट, एक अर्जेंटमेंट होता है और एक अर्जेंटमेंट साइन डी होता है। अर्जेंटमेंट साइन डी होता है। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दरअसल होता क्या है, अर्जेंटमेंट में जो स्पीकर होता है, दोनों ही स्पीकर करेगा, दोनों ही स्पीकर करेगा, ये भी स्पीकर करेगा, ये भी स्पीकर करेगा। अर्जेंटमेंट में क्या होगा, एक निश्चित समय के लिए, डेफिनिट पीरियड के लिए हाउस को अर्जेंट किया जाएगा, उसकी सेटिंग्स को रोका जाएगा, या सेटिंग्स को रोक दिया जाएगा। अर्जेंटमेंट साइन डी में क्या होगा, इनडेफिनिट पीरियड के लिए, जब हाउस का सेशन खत्म हो जाता है ना, तब अर्जेंटमेंट साइन डी किया जाता है। और जब बवाल हो जाता है, जैसे हाउस में आप देखे होंगे कई बार पार्लियामेंट में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो अर्जेंटमेंट किया जाता है, अर्जेंट अर्जेंट कर दिया जाता है हाउस को, एक डेफिनिट पीरियड के लिए बोल दिया जाता है कि भाई 3 घंटे बाद हाउस मिलेगा, 1 दिन बाद हाउस मिलेगा, 2 दिन बाद हाउस मिलेगा। तो डेफिनिट पीरियड के लिए जब हाउस को खत्म किया जाएगा तो अर्जेंटमेंट होगा। अर्जेंटमेंट साइन डी कब होगा, जब हाउस को इनडेफिनिट पीरियड के लिए, बताया नहीं गया कब होगा, किस तारीख में होगा, तभी होगा। तो ये जनरली कब किया जाता है, जब हाउस का सेशन खत्म हो जाता है, तब क्या आता है। अर्जेंटमेंट साइन डी के बाद जो प्रेसिडेंट होंगे, प्रेसिडेंट क्या करेंगे, प्रेसिडेंट प्रोरोग कर देंगे हाउस को। तो प्रोरोग की पावर क्या होगी, प्रेसिडेंट क्या करेंगे, प्रोरोग कर देंगे। तो प्रोरोग की पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास। और ये सारी जो समन की पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास। समन, प्रेसिडेंट हाउस को बुलाएगा, समन करेगा, और उसको खत्म भी प्रेसिडेंट ही करेगा ऑफिशियली। स्पीकर क्या करेगा, उसको प्रिसाइड करेगा हाउस को, उसको अर्जेंट करेगा डेफिनेट पीरियड के लिए, इंडेफिनिट पीरियड के लिए अर्जेंट करेगा, बस ये पावर है। ये डिफरेंस दोनों का याद रखिएगा, ठीक है। द मैक्सिमम गैप बिटवीन द टू सेशन ऑफ द पार्लियामेंट कैन नॉट बी मोर देन 6 मंथ। बिल्कुल सही बात है, 6 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। द पार्लियामेंट टर्मिनेट द प्रोरोगेशन, टर्मिनेट द सिटिंग, टर्मिनेट द सिटिंग एंड ऑल्सो अ सेशन ऑफ द हाउस। प्रोरोगेशन मैंने आपको बताया ना कि प्रेसिडेंट प्रोरोग कर देगा, तो ये क्या प्रोरोगेशन कर रहा है, सिटिंग्स को भी टर्मिनेट कर रहा है। जो मैंने बताया ना कि एक सेशंस में कई सारी सिटिंग्स होती हैं, और एक सिटिंग्स में कई सारी मीटिंग होती हैं, ठीक। एक मीटिंग एक दिन में, कई सारी, एक दिन में एक सिटिंग होगी, और उसमें एक सिटिंग में मॉर्निंग की मीटिंग होगी और इवनिंग की मीटिंग होगी। तो जो प्रोरोगेशन है वो सिटिंग ही केवल से टर्मिनेट नहीं करेगा, पूरे सेशन को टर्मिनेट कर देगा। तो बात सही है। प्रेसिडेंट इशू नोटिफिकेशन फॉर द अर्जेंटमेंट ऑफ द हाउस, देखिए आ गया, प्रेसिडेंट इशू करता है अर्जेंटमेंट, नहीं भाई, ये तो पावर स्पीकर की है। भाई मैंने बताया ना, स्पीकर करता है ये गलत हो जाएगा। तो कौन कौन गलत है, कौन गलत है, टर्मिनेट द, केवल 4 गलत है। तो आपका क्या गलत है, 4 गलत है। तो 4 जहां जहां है वो काट दीजिए, ठीक। क्या बचा, और पहला अर्जेंट मोशन टर्मिनेट द सेशन ऑफ द हाउस, नहीं ये बात गलत है। हमने भी देखा ना, अर्जेंट मोशन टर्मिनेट नहीं करता है सेशन ऑफ द हाउस, सेशन को नहीं टर्मिनेट करता है, सिटिंग्स को टर्मिनेट करता है।
सेशन को कौन टर्मिनेट करेगा? एडजर्नमेंट साइन डी, एडजर्नमेंट साइन डी पूरे सेशन को टर्मिनेट कर देगा। ठीक, तो क्या बचा? 2 and 3 करेक्ट है। विथ रेफरेंस टू द लैप्स ऑफ द बिल, अब ये चीज याद रखिए, लैप्स ऑफ द बिल का जो कॉन्सेप्ट है ये भी आता है अगर हाउस डिसॉल्व हो गया। देखिए हाउस का जो डिसोल्यूशन होता है, पहले डिसोल्यूशन को देख लीजिए कैसे होता है डिसोल्यूशन। ये तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ऑटोमेटिक कब होगा? जब टेन्योर पूरा हो जाएगा लोकसभा का, टेन्योर पूरा हो जाएगा 5 ईयर का। और कब होगा? जब प्राइम मिनिस्टर एडवाइस दे देगा प्रेसिडेंट को कि भाई आप डिसॉल्व कर दो, तो 2 केसेस में डिसॉल्व होगा हाउस। ठीक, जब हाउस डिसॉल्व हो जाता है, जो बिल होता है या हाउस के जो काम होते हैं उनका क्या होता है, बिल का क्या होता है, वही की बात हो रही है कि लैप्स करेंगे नहीं करेंगे, उस पर आप बात देखते हैं। बिल देखिए, इसमें एक चीज याद रखिएगा कि उन बिल का क्या होता है, कोई भी काम अगर लोकसभा के पास आ गया, चाहे लोकसभा ने इसे छुआ हो चाहे ना छुआ हो, राज्यसभा से या लोकसभा से इंट्रोड्यूस हो करके राज्यसभा के पास गया, वो बिल लैप्स कर जाएगा, क्योंकि लोकसभा ही इंट्रोड्यूस हुई है, लोकसभा की पावर मतलब हाउस डिसॉल्व हो गया, अब जो कुछ नई लोकसभा आएगी वही करेगी। तो ऑल बिल पेंडिंग इन राज्यसभा एंड पास्ड बाय लोकसभा डज नॉट लैप्स। मैंने आपको बताया ना अभी, चाहे बिल यहाँ ओरिजिनेट हुआ हो या ना हुआ हो, अगर ये राज्यसभा के पास चला गया है, मतलब बिल अगर यहाँ से पास हो करके राज्यसभा के पास गया, तो वो लैप्स कर जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इसके पास यहाँ से पास होकर गया ना, तो अब नई लोकसभा आएगी, वो अपने हिसाब से देखेगी, इसलिए ये लैप्स कर जाएगा। ठीक, अगर राज्यसभा ने पास कर दिया है, अभी देखिए आएगा द बिल पास्ड, कहाँ है, यही कहीं होगा, ये देखिए, बिल डज नॉट लैप्स, बिल लैप्स नहीं करेगा, तो ये तो गलत हो जाएगा भाई, लैप्स कर जाएगा। व्हेन इट इज पेंडिंग इन द लोकसभा एंड ट्रांसमिटेड टू इट बाय द राज्यसभा, मतलब लोकसभा में पेंडिंग है, बिल लोकसभा में पास नहीं हुआ है, ठीक, और राज्यसभा में भेज दिया गया है लोकसभा के द्वारा, तब भी लैप्स कर जाएगा। मैंने आपको बताया क्या कि चाहे यहाँ पास हुआ हो चाहे ना पास हुआ हो, अगर वो राज्यसभा में चला गया है तो वो लैप्स कर जाएगा। तो क्या कह रहा है? डज नॉट लैप्स। अगेन ये भी गलत होगा, तो 1 and 4 तो दोनों ही गलत है, 1 भी गलत है, तो इसका आंसर केवल 2 ही होगा। अब बिल सेंड टू द लोकसभा लैप्स, भाई दोनों प्रेसिडेंट के पास असेंट के लिए बिल कब जाएगा? जब दोनों हाउस ने, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने उसे पास कर दिया है, दोनों ने ही पास कर दिया है। अब तो कोई डिसएग्रीमेंट रह ही नहीं गया ना, केवल प्रेसिडेंट की असेंट चाहिए, तो बिल ये लैप्स क्यों करेगा? बिल लैप्स नहीं करेगा, तो ये कह रहा है लैप्स कर जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका केवल करेक्ट आंसर है 2। ठीक, इसको याद रखिएगा, 2 करेक्ट है। देखिए जो स्टेटमेंट है ना, ये इट्स सेल्फ नोट्स हैं, आप ये याद रखिए, ये इट्स सेल्फ नोट्स हैं, आपको इन्हें ध्यान से पढ़ना है। विथ रेफरेंस टू क्वेश्चन आवर, क्वेश्चन आवर की, अब क्वेश्चन आवर की बात आ रही है कि क्वेश्चन आवर में क्या होता है। देखिए क्वेश्चन आवर को पता है कि जो पहली सिटिंग होती है, जो हाउस होती है, जैसे मैंने आपको बताया ना, मैंने वही बताया था कि सेशन और सेशन के अंदर कई सारी सेटिंग्स होती हैं और सेटिंग्स में कई सारी मीटिंग्स होती हैं। सेक्शंस को याद रखिएगा, उस सीक्वेंस को। तो जब हर हाउस का जो सेटिंग्स होती है, हर सेटिंग में जो फर्स्ट आवर होता है वो क्वेश्चन आवर के लिए होता है। ठीक, इस क्वेश्चन आवर में क्या होता है? इस क्वेश्चन आवर में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं वो क्वेश्चन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 2 तरह के करेंगे, ओरल करेंगे, ओरल क्वेश्चन को कहेंगे स्टेरेट क्वेश्चन, ठीक, और अगर रिटन क्वेश्चन देंगे, रिटन क्वेश्चन मतलब ओरली आंसर इसका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिनिस्टर से मांगेंगे, और रिटन आंसर एमपीज जो हैं वो मिनिस्टर से मांगेंगे। ठीक है, मिनिस्टर से कहेंगे हमें इसका रिटन आंसर दो। तो 0 जो क्वेश्चन आवर है, इसमें जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वो क्वेश्चन ओरली भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। अगर ओरली है तो स्टैंडर्ड होगा और रिटन है तो अनस्टैंडर्ड होगा। ठीक, ये देखिए, रिक्वायर अ रिटन आंसर, तो ये तो सही हो गया। अनस्टेटेड क्वेश्चन सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन बी आंसर, बिल्कुल सही है भाई। अगर ओरल आंसर है, ओरल आंसर देना है, तो आप एक नहीं उसके सप्लीमेंट्री कई सारे आंसर पूछ लीजिए, क्वेश्चन पूछ लीजिए, यही बात सही है। शॉर्ट नोटिस, ये 10 दिन नहीं है, 15 दिन नहीं है, ये लेस देन 10 डेज में नोटिस देना चाहिए आपको, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, द फर्स्ट आवर, वही जो मैंने आपको बताया कि द फर्स्ट आवर ऑफ द एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग्स इज अलॉटेड स्लॉटेड टू क्वेश्चन आवर, वही जो मैंने आपको बात बताई है यहाँ पर, फर्स्ट आवर, वही बात यहाँ पे स्टेटमेंट में आ गई है, तो ये गलत सही हो जाएगा। तो 1, 2 and 4 सही है। 1, 2 and क्या सही है? 1, 2 and 4 कहाँ है?
सॉरी 134 है, 134 है, 2 तो गलत है। 134 ये डी वाला आंसर करेक्ट। ये देखिए करेक्ट, इसको भी पढ़ लिया करिए, ठीक है, को भी पढ़ लिया करिए जब क्वेश्चन पढ़िए। 0 आवर, अब 0 आवर क्या है, क्वेश्चन आवर के बाद 0 आवर आता है। 0 आवर एक इनफॉर्मल तरीका है, मतलब क्वेश्चन आवर तो आपको फॉर्मल तरीका है क्योंकि ये पार्लियामेंट्री रूल्स में है, पार्लियामेंट्री रूल्स में इनके बारे में डिस्कशन है, लेकिन क्वेश्चन आवर के बारे में नहीं है डिस्कशन, इसलिए ये इनफॉर्मल है। ये देखिए इनफॉर्मल डिवाइस है, क्यों, क्योंकि इनमें पार्लियामेंट्री रूल्स में इनके बारे में नहीं है, इनके बारे में है क्वेश्चन आवर पर, लेकिन 0 आवर्स के बारे में नहीं है, इसलिए ये इनफॉर्मल डिवाइस हो गया। अच्छा, क्वेश्चन आवर के जस्ट बाद 0 आवर हो जाता है, इसमें भी जो एमपीज हैं वो क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं मिनिस्टर्स से, इसमें भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो 0 आवर इनफॉर्मल है, बिल्कुल सही है। नो डिस्कशन ऑन द मैटर ऑफ द जनरल पब्लिक कैन टेक अप अनलेस द मोशन इज मीट, बिल्कुल यही बात सही है। इन ऑर्डर टू कॉल अटेंशन ऑफ द मिनिस्टर अ मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंट अर्जेंटमेंट मोशन इज यूज्ड इन ऑर्डर टू कॉल अटेंशन 1 and 2 1 4 1 2 4। देखिए ये चीज जो ये है, ये आपका सही है कि इन ऑर्डर टू कॉल अटेंशन ऑफ द मिनिस्टर, मिनिस्टर का करना है, और टू द मेंबर, रुकिए एक मिनट, कॉलिंग अटेंशन मोशन इज यूज्ड टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द हाउस ऑन अ डिफिनिट मैटर और अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। देखिए यहाँ पे इन दोनों को ट्वीक कर दिया गया है, ये दोनों ही गलत हैं। ये अर्जेंटमेंट मोशन में नहीं आता है, ये कॉलिंग अटेंशन मोशन में आता है। ये पूरा स्टेटमेंट कॉलिंग अटेंशन मूवमेंट, कॉलिंग अटेंशन मूवमेंट में क्या, मोशन में क्या किया जाता है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनमें से कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या करेंगे, कॉलिंग अटेंशन मोशन को चालू करेंगे, इशू करेंगे कॉलिंग अटेंशन मोशन। इस मोशन में क्या करते हैं कि जो मिनिस्टर होते हैं, पर्टिकुलर मिनिस्टर होंगे, उनका अटेंशन खींचेंगे अर्जेंट, किस में, मैटर ऑफ द अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस में, ठीक। तो ये अर्जेंट मोशन कैसे आ जाएगा, ये कॉलिंग अटेंशन मोशन में आएगा ना, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अब कॉलिंग अटेंशन मोशन, देखिए अब वही मोशन आ गया, ऊपर वाले का नीचे कर दिया, नीचे वाले का ऊपर कर दिया है पॉइंट्स, ऐसे एग्जामिनर करता है। इज यूज्ड टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द हाउस ऑन डिफिनाइट मैटर ऑफ द पब्लिक अर्जेंट इंपॉर्टेंस। देखिए अब यहाँ पे उल्टा कर दिया है, इसकी लैंग्वेज इसमें कर दिया है, इसमें अर्जेंट ऑफ द पब्लिक करेगा। ये अर्जेंटमेंट मोशन जो है, इसमें अर्जेंट जो पब्लिक इंपॉर्टेंस है उसमें हाउस को अट्रैक्ट करेगा, अटेंशन हाउस का लेगा। देखिए जो कॉलिंग अटेंशन होता है ना, उसमें मिनिस्टर का अटेंशन लेगा, ठीक, और जो आपका अर्जेंटमेंट मोशन है उसमें पूरे हाउस का अटेंशन लेगा। तो एक बार जरा मैं मिटा के आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए अर्जेंटमेंट मोशन में मैंने आपको जैसे बताया कि हाउस का अटेंशन लेगा, यहाँ पे क्या कह रहा है, मिनिस्टर का अटेंशन ले रहा है, तो ये तो इसने फेर दिया ना, मिनिस्टर वाला तो कॉलिंग अटेंशन में है, मिनिस्टर का टेंशन, तो इसने चेंज कर दिया ऊपर नीचे। कॉलिंग अटेंशन में किसका टेंशन ले रहा है, ये हाउस का ले रहा है, तो ऊपर नीचे इसने कर दिया है, इसका ये, इसका ये। आई होप कि आप समझ रहे हैं, ये दोनों ही गलत हो जाएगा। और 50 मेंबर का सपोर्ट चाहिए, और ये केवल और केवल अर्जेंटमेंट मोशन लोकसभा में होगा, राज्यसभा में नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा। ये केवल और केवल लोकसभा में होगा अर्जेंटमेंट मोशन, जिसमें 50 मेंबर्स की, ये जो 50 मेंबर्स की जो सपोर्ट चाहिए ना, ये अर्जेंटमेंट मोशन के ही फीचर हैं, ठीक है, ये कॉलिंग अटेंशन का नहीं है। और अर्जेंटमेंट मोशन भी केवल किसको इशू किया जा सकता है, केवल और केवल किस पे, मिनिस्टर के अटेंशन के लिए, और केवल कहाँ किया जाता है, लोकसभा में ही किया जा सकता है। तो इस चीज को याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें ये दोनों गलत हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये करेक्ट है, ठीक। तो ये बात याद रखिएगा। आई होप कि आपको ये चीजें आ रही हैं, अगर ना आए तो आप जो भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। अर्जेंटमेंट मोशन इज कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अब वही अर्जेंटमेंट मोशन की बात आ गई। अब यहाँ पर अर्जेंट मोशन आपको क्लियर हो जाएगा, इट कैन कवर मोर देन वन मैटर ऑफ द पब्लिक इंपॉर्टेंस, नहीं, अर्जेंट है भाई, तो सबसे अर्जेंट इशू जो होगा वही तो आएगा ना, कि 10-15 अर्जेंट इशू ले आओगे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और इसमें देखिए, यहाँ देखिए आया यही चीज, इनकरेक्ट, कई बार एग्जामिनर यही करता है, करेक्ट की जगह इनकरेक्ट दे देगा, यहाँ ध्यान रखिएगा। तो ये इनकरेक्ट है, मतलब आंसर 1 ही होंगे, और सब में 1 आ रहा है, केवल इसमें नहीं आ रहा, तो ऑप्शन ये गया, ठीक। इट कैन ऑल्सो बी द फ्रेम्ड इन द जनरल टर्म्स सो द मिनिस्टर कैन, बिल्कुल ये तो बहुत सॉफ्ट टर्म है ना। द क्वेश्चन ऑफ द प्रिविलेज कैन नॉट बी रेज्ड इन दिस मोशन, बिल्कुल सही है। आप
अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस को रेज कर रहे हो तो आप अपने प्रिविलेज को रेज नहीं कर सकते हो। कोई भी एमपी इसलिए नहीं रेज करेगा कि उसकी प्रिविलेज जो है उसको हार्म पहुंचाया गया है, इसलिए नहीं करेगा। क्योंकि अर्जेंटमेंट मोशन जैसे मैंने बताया है कि अगर ये मोशन फेल हो गया ना, ये मोशन अगर वो हो गया ना, क्योंकि ये गवर्नमेंट को रेगुलेट करता है, एक गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करता है, समझ रहे हैं? इसलिए इसमें आप प्रिविलेज नहीं उठा सकते हो, ठीक है? तो बात सही है ये। अ मैटर ऑफ द अंडर जजमेंट कोड कैन नॉट बी रेज्ड, ये भी सही है। तो 3 सही है, 2 और 3 सही है, 2 3 4 सही है आपका। क्या सही है? 1 सही है आपका। सॉरी 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 सॉरी, ये गलत है और हमें इनकरेक्ट देखना है। इनकरेक्ट ये है, और क्वेश्चन ऑफ द प्रिविलेजेस कैन नॉट बी रेज्ड, और cannot be raised, a matter of the under the adjudication of the court cannot be raised, रेज नहीं कह सकता है, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन ऑफ द प्रिविलेजेस कैन नॉट बी रेज इन द मोशन, इट कैन आल्सो बी फ्रेम्ड इन द जनरल टर्म, ये भी सही है। 1। तो इनकरेक्ट क्या क्या है इसमें? पहला इनकरेक्ट है, तो पहला तो दोनों में है। और करेक्ट क्या है इसमें? सबसे मेन करेक्ट क्या है? इन जनरल टर्म, तो 2 तो इसमें करेक्ट होगा, तो 2 जहां जहां है उसे काट दो, तो 1 एंड 3 आंसर होगा इसका, ठीक है? तो क्वेश्चन ऑफ द प्रिविलेजेस कैन नॉट बी रेज्ड, ठीक, इस चीज को याद रखिएगा। तो 1 एंड 3 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। अब ये इसको मत देखिएगा, ठीक है ना, ये आपका नहीं आने वाला है, ठीक है, ये जनरली आ गया है, ठीक है। अब जो कंसोलिडेटेड फंड कंटीजेंसी फंड है, दो फंड होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। जो कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया है 267 में आता है आर्टिकल के। अब इसको मैं थोड़ी इसी की थोड़ी बता देता हूँ, इसमें क्या होता है, अनफोर्सिन कंडीशन के लिए इस फंड को रखा जाता है, ठीक। और इससे जो पैसे निकलेंगे वो उसके लिए पार्लियामेंट का कोई ज्यादा अप्रूवल की जरूरत नहीं, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की है, ठीक। तो ये चीज याद रखिएगा। द प्रेसिडेंट कैन मेक एडवांसेस आउट ऑफ टू मीट द अनफोर्सिन, मैंने बताया ना, अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर पेंडिंग इन ऑथराइजेशन बाय द पार्लियामेंट, बिल्कुल सही है। द फंड इज हेल्ड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट, ये भी सही है। तो इसके दोनों सही हैं, ठीक है, ये बात याद रखेगा, ठीक। अब ये देखिए, मे लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट, यूनियन पार्लियामेंट रजिस्ट्रेट कर सकते हैं टू इम्प्लीमेंट द इंटरनेशनल एग्रीमेंट, बिल्कुल। दरअसल होता क्या है कि ये राज्यसभा की पावर है, स्पेशल एक्सक्लूसिव पावर है कि वो लोकसभा को इसलिए इस चीज के लिए एम्पावर करती है, वो अगर वो रेजोल्यूशन पास कर दे राज्यसभा, कि राज्यसभा में होता क्या है, राज्यसभा में स्टेट के ही मेंबर होते हैं, स्टेट के रिप्रेजेंटेशन होता है। तो स्टेट्स अगर लोकसभा राज्यसभा अगर रेजोल्यूशन पास कर दे और रेजोल्यूशन से कह दे कि आप स्टेट, लोकसभा से कह दे कि आप स्टेट लिस्ट के इन सब्जेक्ट्स पे, एक्स सब्जेक्ट पे आप लॉ बना सकते हैं। तो चूंकि राज्यसभा स्टेट के रिप्रेजेंटेशन है, और अगर राज्यसभा ने रेजोल्यूशन के थ्रू ये परमिशन दे दी है, तो लोकसभा के मतलब लोकसभा समझ रही है कि ये राज्यों ने परमिशन दे दी है, तो अब वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो इम्प्लीमेंट तो ये कब होगा? कंसेंट ऑफ द स्टेट व्हेन द प्रोक्लेमेशन इमरजेंसी इज द प्रोक्लेमेशन, बिल्कुल। इमरजेंसी अगर प्रोक्लेम हो गई तो पार्लियामेंट के पास पावर बहुत हो जाती है। और अगर द इन नेशनल इंटरेस्ट द रेजोल्यूशन पास्ड बाय द काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब राज्यसभा विथ 2/3 मेजोरिटी से अगर रेजोल्यूशन पास कर देगी, तब भी इसमें ये हो जाएगी, तो ये भी सही है। तो ये इसके सभी सही हैं, ऑल ऑफ द अबव सही। इन सभी केसेस पे पार्लियामेंट क्या कर सकती है? स्टेट सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकती है, राज्यसभा भी बना सकती है, लोकसभा भी बना सकती है, ठीक है। द रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा, रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा आफ्टर द मनी बिल, मनी बिल पे क्वेश्चन आ रहा है, तो मनी बिल पे आपको याद रखना है कि जो कुछ मनी बिल के फीचर्स होते हैं, मैं आपको इसी के थ्रू बता दूंगा कि मनी बिल देखिए, पहले तो आर्टिकल 109 में आता है, ठीक, इसका प्रोसीजर पूरा पता है। एंड आर्टिकल 110 में ये कहा गया है कि जो कोई अगर डाउट आता है कि कौन सा बिल मनी बिल है कि नहीं है, तो स्पीकर एक फाइनल अथॉरिटी है, ये डिसाइड करने के लिए लोकसभा के स्पीकर फाइनल अथॉरिटी है, और लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट असेंबली में जो स्पीकर हैं वो फाइनल अथॉरिटी है स्टेट के रिस्पेक्ट में। तो फाइनल अथॉरिटी है डिसाइड करने में कि कौन सा बिल मनी बिल है कि नहीं है। अब मनी बिल होता क्या है? मनी बिल में वो बिल आते हैं जिन बिलों से, जैसे मान लीजिए कोई टैक्स को एबोलिशन करना है, ठीक, एबोलिशन करना है, उसको रिड्यूस करना है, ठीक है, उसको चेंजेस करने हैं, तो ये सब चीजें जिन बिल के थ्रू होंगी ना, टैक्स का ये सब जिन बिल के थ्रू होंगी ना, उसे मनी बिल कहते हैं, ठीक। अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालने हैं या उसकी कुछ चीजें करनी है,
तो भी मनी बिल के थ्रू ही होगी, ठीक है। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, अगर हमें नए टैक्स को लाना है, न्यू टैक्स को लाना है, ये तो टैक्स का अबोलिशन हुआ, टैक्स का कम करना हुआ, टैक्स को कई सारे चेंजेस करने हुए, तब तो मनी बिल में आएगा, मनी बिल में आएगा। लेकिन अगर आप नए टैक्स को ला रहे हो, नए टैक्स को ला रहे हो, इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो आपको मनी बिल की जरूरत नहीं है, तब तो आपको फाइनेंस बिल लाना है, ठीक है। ये फाइनेंस बिल के अंदर होगा, ये चीज याद रखिएगा, ठीक। ये चीज बेसिक याद रखिएगा। और स्पीकर डिसाइडिंग अथॉरिटी है और मनी बिल का ये चलता है, इतनी चीजें याद रखिएगा मनी बिल में, ठीक है। इज द बिल पास बाय द लोकसभा, और इनमें पावर का भी राज्यसभा में क्या है, राज्यसभा के पास मनी बिल के रिस्पेक्ट में बहुत कम पावर है, मतलब मनी बिल के संबंध में पावर बहुत कम है। पहली चीज तो ये है कि जो मनी बिल है वो इंट्रोड्यूस ही कहाँ होगा, वो इंट्रोड्यूस ही लोकसभा में होगा, लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा, पहले वहीं पे ही होगा। और राज्यसभा में जब ये जाएगा तो राज्यसभा इसे केवल 14 दिन के लिए विथहोल्ड कर सकती है बस। उसके बाद अगर ये वापस नहीं भेजती है लोकसभा को, चाहे वो अमेंडमेंट करके भेजे, चाहे बिना अमेंडमेंट करके भेजे, चाहे ऐसे ही भेज दे, चाहे पास करे ना करे, इसे पास मान लिया जाएगा। और मान लो ये कुछ अमेंडमेंट करके भेज रही है राज्यसभा लोकसभा के पास, तो ये पार्लियामेंट, ये लोकसभा की डिस्क्रिप्शन पे, स्पीकर के डिस्क्रिप्शन पे, मेंबर्स के डिस्क्रिप्शन पे कि वो इसे मानते हैं कि नहीं मानते, बाउंड नहीं है। तो राज्यसभा की मनी के केस में, मनी बिल के केस में बहुत कम पावर है, बाकी अदर केसेस में तो है, अदर कॉन्स्टिट्यूशनल बिल, ऑर्डिनरी बिल, सब में उसके पास पावर है, लेकिन मनी बिल के केस में उसके पास ये सब रिस्ट्रिक्शंस हैं। इज पास्ड बाय द लोकसभा एंड ट्रांसमिटेड टू द राज्यसभा, हैव टू एक्सेप्टेड बाय द लोकसभा विथ इन, have to be accepted by the Lok Sabha 14 from the recipient the recommendation of the get them incorporate with the bill। बात सही है बिल्कुल, ठीक है। मैंने बताया ना 14 डेज में ही उन्हें वापस करना है। मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा, ये भी बात मैंने बताई है आपको, तो बिल्कुल ये बात सही है। तो असर्शन दोनों ही सही है, लेकिन ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, बट नॉट एक्सप्लेन, तो 20 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी खत्म करते हैं क्योंकि टाइम हो रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर विल बी enable the adoption of the money bill that once passed by the Lok Sabha but was amended by the Rajya Sabha। ठीक, इस पे याद रखिए, which of the following procedure will enable the adoption of the money bill, कौन सा प्रोसीजर इनेबल करेगा मनी बिल के अडॉप्शन में, वंस पास्ड बाय द लोकसभा बट वाज अमेंडेड बाय द राज्यसभा। मैंने बताया ना, राज्यसभा अगर कोई भी अमेंडमेंट करके भेजती है तो ये लोकसभा के डिस्क्रिप्शन पे है कि वो उसे एक्सेप्ट करती कि नहीं करती है, अगर चाहे तो कर ले, नहीं चाहे तो नहीं भी करे, ठीक है। तो क्या है, इट विल गो टू द प्रेसिडेंट, ऐसी बात नहीं है। द लोकसभा विल हैव टू पास इट विद इन विद द 2 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ सिटिंग वोट। ज्वाइंट सेशन मनी बिल के केस में नहीं है। इट विल बी डीम्ड टू हैव बीन पास्ड इफ द लोकसभा पास इट अगेन आइदर बाय एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द अमेंडमेंट्स, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। व्हेन द बिल इज रिफर्ड टू द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इट हैज टू बी पास्ड बाय। अब देखिए ज्वाइंट सिटिंग को प्रिसाइड कौन करता है, लोकसभा के स्पीकर करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। और पहली बार ज्वाइंट सिटिंग कब लाई गई थी, ये देखिए इस केस में, जो फर्स्ट ज्वाइंट सिटिंग जो हाउस की आई थी बोथ ऑफ द पार्लियामेंट, वो डाउरी केस में आई थी। अच्छा ज्वाइंट सिटिंग आती ही क्यों है, मैंने आपको ये डिटेल में बता चुका हूँ, जो नहीं जानते हैं वो समझ लीजिए कि अगर किसी भी बिल में डिसएग्रीमेंट हो जाता है दोनों हाउस के बीच में, तो उस केस में डिसएग्रीमेंट को दूर करने के लिए ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन रखा गया है, ठीक। तो सिंपल मेजोरिटी मेंबर ऑफ द प्रेसिडिंग बोर्ड, तो सिंपल मेजोरिटी से ये पास होता है, बिल पास होता है सिंपल मेजोरिटी से। और डेडलॉक, वही मैंने बताया ना, डेडलॉक बिटवीन द लोकसभा, अगर राज्यसभा में हो जाता है, कॉल फॉर ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द ड्यूरिंग द हाउस ऑफ द पैसेज, तो किस में होगा, मनी बिल में नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशन बिल में नहीं होगा, केवल और केवल ऑर्डिनरी बिल में होता है। मनी बिल के केस में ज्वाइंट सिटिंग नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन बिल के केस में ज्वाइंट सिटिंग नहीं है, इसका सही आंसर ओनली 1 हो गया है, ठीक, याद है। Which one of the following expenditure is not charged on the Consolidated Fund of India? Consolidated Fund of India आर्टिकल 266 में है, और इस फंड में क्या है, ये फंड जनरली आप देखते होंगे जो गवर्नमेंट जो डेब्ट रहती है या कोई एक्सपेंडिचर करती है, तो वो एक्सपेंडिचर का पैसा पता है, जो गवर्नमेंट डेब्ट ले रही है, एक्सपेंडिचर कर रही है, एक्सपेंडिचर का पैसा खर्च कर रही है, तो खर्च कहाँ से कर रही है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कर रही है, ठीक। स्कीम्स में जो पैसा जा रहा है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जा रहा है। लोन ले रही है, उसका पैसा कहाँ आ रहा है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आ रहा है। पैसा कहाँ आ रहा है जो गवर्नमेंट कर रही है, कहाँ जा रहा है, वो यहीं से आ जा रहा है। इसके अलावा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अलावा एक और फंड है, पब्लिक अकाउंट फंड है। इस फंड में
जो पैसा इस फंड में नहीं आता है, जैसे डेब्ट का पैसा और अदर पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आता है, तो जो पैसा इस फंड में नहीं आता है वो पैसा पब्लिक अकाउंट फंड में आता है। जैसे कि हम जो पैसा सेविंग अकाउंट में डालते हैं, या फिर एलआईसी के जो पैसे होते हैं, या अदर जो डिपॉजिट्स होते हैं, जो जुडिशरी डिपॉजिट्स होते हैं, या पुलिस जो डिपॉजिट्स लेती है, जितने भी सारी चीजें हैं वो पैसा पब्लिक अकाउंट में आता है। ठीक, तो पैसा दो ही जगह जा रहा है, तो पब्लिक अकाउंट में जा रहा है, जो गवर्नमेंट का पैसा मिल रहा है गवर्नमेंट को, या तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जा रहा है। ठीक, कौन सा कहाँ जा रहा है ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, दोनों का ही ध्यान रखिएगा। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पैसा जा रहा है, जब पैसा यहीं से जा रहा है तो पैसा यहीं पे खर्च भी होगा यहीं से। तो किस किस में, जिस जिसका पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जिसका एक्सपेंडिचर जाता है उनका बताया जा रहा है। अब यहाँ क्वेश्चन यही पूछा किसकी सैलरी और अलाउंसेस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं कटता है, तो चीफ जस्टिस का कटता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल करता है, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी और पब्लिक सर्विस कमीशन इनका करता है, प्राइम मिनिस्टर का नहीं करता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से प्राइम मिनिस्टर का पैसा नहीं कटता है। फाइनेंशियल कमेटी कौन सी है? पार्लियामेंट की कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस केस में याद रखिएगा कि फाइनेंशियल कमेटी कौन है। एस्टिमेट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी और पब्लिक अकाउंट अंडरटेकिंग कमेटी, ये तीनों ही हैं और ये नहीं है। ठीक है, सैलरी एंड अलाउंसेस, तो ए बी सी और सही है। ठीक है, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। विच इज द लार्जेस्ट कमिटी ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट? इंडियन पार्लियामेंट की सबसे लार्जेस्ट कमिटी कौन है? तो जो आपकी पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो सबसे लार्जेस्ट कमेटी है। ठीक है, with reference to the Parliament of India, which of the following parliamentary committee scrutinize and report the house whether the power to make the regulation rules सब रेगुलेशन, जनरली वही है कि पार्लियामेंट जो लॉ बना रही है, ठीक है, तो वो उस लॉ को, जो लॉ बना रही है उसकी जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसको जो स्क्रूटनाइज कर ले रही है, जो पार्लियामेंट लॉ बना रही है उस पार्लियामेंट के लॉ को जो स्क्रूटनाइज कर रही है, इसकी जो रिपोर्ट हाउस को दे रही है, को रूल बाय रूल चीजें देख रही है, कर रही है, उस कमेटी को क्या कहते हैं? डेलीगेशन। वो आती है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी। ठीक, इसको याद रखिएगा। विद रेफरेंस टू द डिपार्टमेंटल रिलेटेड कमेटी, डीआरसी देखा होगा, जब बजट आता है तो बजट के बाद जब एक एक हाउस की जो डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स होती हैं, डिमांड ग्रांट्स होती हैं, वो इन्हीं 24 रिस्पेक्टिव इनके हाउस, इनके मिनिस्ट्रीज में दे दी जाती हैं। ठीक है, तो इसमें 24 हैं, बिल्कुल सही है। इसमें आपका मिनिस्टर कैन नॉट बी मेंबर, बिल्कुल मिनिस्टर कैन नॉट बी मेंबर ऑफ, यानी बिल्कुल सही बात है, ये मिनिस्टर मेंबर नहीं होता है इनका। ठीक, तो ये सही है। ठीक, तो 1 और 3 सही है। टेन्योर ऑफ द, इसका 5 टेन्योर होता नहीं, 1 साल के लिए होता है, 1 ईयर के लिए होती है ये। ठीक, ऐसे ही आपको घुमाएगा, तो 4 कट, 1 और 3 इसका आंसर है, सेकंड गलत है। ठीक है, ये याद रखिएगा, 1 और 3 इसका आंसर है, करेक्ट पूछ रहा है हमसे। मेथड देखिए कैसे सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, इसको मैं बहुत डिटेल में बता चुका हूँ, आप इसको 10 शेड्यूल को देख लीजिएगा। ठीक, जल्दी हम पंचायत पे आते हैं और सेशन खत्म करते हैं क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। ठीक है, अब देखिए पंचायत क्या है। पंचायत के दो बेसिस हैं, एक म्युनिसिपालिटी है, एक पंचायत है, एक पंचायत है और एक म्युनिसिपालिटी है। ठीक, पंचायत है और क्या है, म्युनिसिपालिटी है। अब होता क्या है कि पंचायत जो है वो हमारी आती है पार्ट 9 में आती है, और जो आर्टिकल है, आर्टिकल 1, आर्टिकल आपके 243 पी में आप ओ में तक आपका आता है। ठीक है, सॉरी, ओ तक आता है, ये म्युनिसिपालिटी का है। ठीक, म्युनिसिपालिटी का है। अब ये किस पार्ट में है, थोड़ा सा बेसिक देख लीजिए इनके बारे में। ये पार्ट ए में है। किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये आया है? ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू है। ठीक है, और ये किसके थ्रू है? ये 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू है। ठीक, तो सबका अमेंडमेंट एक्ट याद रखिए, किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ है? पंचायत इंट्रोड्यूस 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। इसी के थ्रू जो हमारे देश में पंचायत है उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। म्युनिसिपालिटी को कॉन्स्टिट्यूशनल किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू दिया गया है? 74। किस पार्ट में है म्युनिसिपालिटी? पार्ट 9 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। किस आर्टिकल में? 43 to 43 ओ तक है। ये किस आर्टिकल 243, ये ओ पे एंड हो रहा है ना, तब ओ के बाद पी आता है, पी से लेकर के 243 जेड जी तक आता है। सारे प्रोविजन, मतलब इतने आर्टिकल में पंचायत के यहां से लेकर के 243 से लेकर 243 ओ तक सारे प्रोविजन, जितने भी प्रोविजन हैं पंचायत के, वो सारे इन्हीं आर्टिकल में है।
कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, और 43 से लेकर के ZG तक सारे प्रोविजन इसमें है। ठीक है, हम एक एक चीज को खत्म करते चलेंगे, फिर आपके लिए जो ये सारे क्वेश्चन है ना ये बहुत ईजी हो जाएंगे और मुझे इसको समझाने में टाइम नहीं लगेगा और आपका स्टैटिक भी कवर हो जाएगा, इसलिए अब इसको ध्यान से समझते चलिए। ठीक है ना, मुझे 5 मिनट लगेगा, आप बस ध्यान से इसे समझिए, बने रहिए। ठीक, 243 है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें जो ये है ये आपका 11th शेड्यूल में आता है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि किस पार्ट में कौन है, किस आर्टिकल से कौन है, किस अमेंडमेंट से कौन है, इस पे क्वेश्चन स्पेशली बनते हैं, इसलिए इनको ध्यान से देखिए। ये 11 शेड्यूल से है पंचायत और इसमें आइटम्स कितने हैं, 29, मतलब 29 फंक्शन है इनके। ठीक है, इसमें कितने हैं, ये 12 शेड्यूल में है, कितने फंक्शन है इनके, 18 फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन 18 है। ठीक, और बात हम क्या करते हैं, और देखिए, और एक चीज ये भी याद रखिए, ये जो पंचायत हैं ये सभी 3 टायर हैं, 3 टायर के पंचायत को रखा गया है। पंचायत सिस्टम 3 टायर है, एक है आपका विलेज पंचायत, विलेज पंचायत, एक है आपका इंटरमीडिएट, और अभी मैं आपको और चीजें बताऊंगा किसमें एक सिस्टम चलता है कंपलसरी और वॉलेंट्री, वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले ये बता दूं। और एक आता है डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो 3 लेवल पे पंचायत को इंट्रोड्यूस किया गया है, तो ये चीज याद रखिएगा। सेम ऐसी ही चीजें यहाँ पे भी हैं, सेम ऐसी चीजें यहाँ पे भी हैं, 3 टायर है ये भी, मतलब 3 लेवल पे होगा। एक तो नगर पंचायत है, नगर पंचायत चलेगा इसमें, नगर पंचायत। ठीक, दूसरा क्या है, म्युनिसिपल काउंसिल होगा, और तीसरा जो म्युनिसिपालिटी, जो हम लोग कई जगह देखते हैं म्युनिसिपालिटी, ठीक है, लखनऊ जैसे शहरों में, मुंबई जैसे शहरों में होता है। 3 टायर इसमें भी है, 3 टायर इसमें भी है। ठीक है, हमने ये इनके टायर देख लिया, अब इनके इलेक्शन की देखते हैं कि इनका इलेक्शन कैसे होता है, या मेंबर्स। तो इसमें जितने भी मेंबर्स हैं, ऑल मेंबर्स, ऑल लेवल पे जो ऑल मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट होंगे। ठीक है, डायरेक्टली इलेक्ट होंगे, लेकिन जो चेयरमैन होंगे, जो इस लेवल के जो चेयरमैन होंगे, देखिए हर लेवल पे चेयरमैन है। ठीक, हर लेवल पे चेयरमैन है, यहाँ पे भी चेयरमैन है, यहाँ पे भी चेयरमैन होंगे, यहाँ पे भी चेयरमैन होंगे, और इसमें भी मेंबर्स होंगे, इसमें भी अलग चेयरमैन के अलावा मेंबर्स होंगे। तो जो मेंबर्स हैं वो तो डायरेक्टली इलेक्ट हो रहे हैं, मेंबर्स तो ऑल मेंबर्स जो हैं, मेंबर जो हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, डायरेक्टली इलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन जो इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, इसमें भी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं उसके जो चेयरमैन हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होंगे। ठीक, इस बात का याद रखिएगा। विलेज का ये स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा इसका चेयरमैन कैसे इलेक्ट होगा, डायरेक्टली कि इनडायरेक्टली। ठीक, ये बात याद रखिएगा। सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है। ठीक, ये बात हो गई। अब रिजर्वेशन का देखते हैं, रिजर्वेशन क्या है, रिजर्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिजर्वेशन ये दोनों जगह अप्लाई होगा। तो रिजर्वेशन क्या, SC और STs को रिजर्वेशन होगा, लेकिन कितना होगा, जितनी प्रोपोर्शन उनकी पॉपुलेशन होगी। स्टेट में पॉपुलेशन उनकी 7% होगी तो 7% होगा, 10% को 10% होगा। एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में STs का रिजर्वेशन नहीं लगता है। क्यों, क्योंकि वहां पे ये पॉपुलेशन नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, 33% रिजर्वेशन पंचायत म्युनिसिपालिटी दोनों में वुमेन के लिए है। ठीक, नंबर 3 क्या है, ओबीसीज का रिजर्वेशन वॉलेंट्री रखा गया है। मैं आपको जो भी बताने वाला था ना कि एक वॉलेंट्री प्रोविजंस होते हैं और कंपलसरी प्रोविजंस होते हैं, तो मैंने अभी तक जितनी आपको चीजें बताई है ना ये सारी कंपलसरी हैं। ठीक है, सारी कंपलसरी हैं, 3 टायर का होना, और सभी मेंबर्स का डायरेक्टली इलेक्ट होना, और चेयरपर्सन का ऐसे इलेक्ट होना, और शेड्यूल, और इनका ये सब डायरेक्टली, ये सब वॉलेट कंपलसरी है, मतलब ये हर एक स्टेट में होना ही चाहिए। लेकिन ओबीसीज को अगर रिजर्वेशन देना है कि नहीं देना है, ये पर्टिकुलर स्टेट की लेजिस्लेचर डिसाइड करेगी। ठीक, ये वॉलेंट्री है, कंपलसरी नहीं है, ये दोनों कंपलसरी है। महिलाओं को रिजर्वेशन देना है, SC ST को देना है, ये कंपलसरी है, लेकिन ये वॉलेंट्री है, और किसके ऊपर दे दी गई है, इस लेजिस्लेटर के ऊपर छोड़ दी गई है। तो होप कर रहा हूं कि इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। ठीक, इतनी चीजों की जरूरत है। ठीक है, बाकी अभी जैसे चीजें आती जाएंगी मैं आपको बताता जाऊंगा। एक चीज और याद रखिए कि ड्यूरेशन का क्या होता है, तो ड्यूरेशन का याद रखिए कि जो इनका ड्यूरेशन होता है वो ड्यूरेशन होता है 5 ईयर का, चाहे वो म्युनिसिपालिटी हो चाहे वो पंचायत हो, 5 साल का होता है।
लेकिन अगर ये 5 साल से पहले ही इनको डिसॉल्व किया जा सकता है, जैसे लोकसभा किया जा सकता है वैसे इन्हें डिसॉल्व किया जाता है। और अगर 5 साल से पहले डिसॉल्व हो गया है और जो रिमेन पीरियड है, वो रिमेन पीरियड अगर 6 महीने से ज्यादा है तो इलेक्शन होंगे। और इलेक्शन भी याद रखिएगा पूरे 5 साल के टेन्योर के लिए नहीं होंगे, पूरे 5 साल के टेन्योर के लिए नहीं होंगे, वो होंगे वो होंगे रिमेन पीरियड के लिए। मान लो जिसको डिसॉल्व किया है, एग्जिस्टिंग पंचायत को डिसॉल्व किया है और उसका टेन्योर बचा है 2 साल का, तो जो नया इलेक्ट होगा ना, ये जो नया इलेक्ट हो रहा है ना, ये 5 साल के लिए नहीं आएगा, ये 2 साल के लिए आएगा। ये चीज याद रखिएगा। और अगर जो डिसॉल्व करने वाला जो पंचायत है उसका टेन्योर 6 महीने का बचा है या 6 महीने से कम का बचा है, तब तो इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, ड्यूरेशन याद कर लीजिएगा। बाकी डिस्क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा, 21 साल ही क्वालिफिकेशन है, एज 21 ही साल रखिए। अब ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएंगे, ठीक है, बहुत इजीली हो जाएंगे, जल्दी हो जाएंगे। पार्ट 9 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर द पंचायत, देखिए पार्ट 9 आया, ये पीवाईक्यूज ही है। इट वाज इंसर्टेड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, यहाँ पे 73rd कर लीजिएगा, टाइप नहीं हुआ है, ठीक है, ये सही है। द पार्ट ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन द प्रोविजन फॉर द म्युनिसिपैलिटीज, आर्टिकल 43 ऑफ द क्यू इन विसाज, ये आर्टिकल सही है, ठीक, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ म्युनिसिपैलिटी लेवल, म्युनिसिपल काउंसिल एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। देखिए मैंने आपको बताया ना कि 3 टायर है, नगर पंचायत और नगर म्युनिसिपल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। मैंने अभी आपको बताया ना यार, की म्युनिसिपालिटी में नगर पंचायत 3 टायर, वहां पे भी जैसे पंचायत में नगर पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपालिटीज। मैंने आपको बताया ना, सेम वही चीज यहाँ पे भी आ रही है। तो यहाँ पे 2 टायर नहीं होगा, 3 टायर होगा, ठीक, तो ये कट जाएगा, तो सही केवल ये होगा, ठीक है। Who among the following authorized to make the provision for respect of the composition of the पंचायत स्टेट लेजिस्लेचर, जो भी कमीशन पंचायत से रिलेटेड होगा या म्यूनसिपालिटी से, वो स्टेट ही करेगा। कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ द टेकन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट करेगी और स्टेट गवर्नमेंट सारी चीजें करेगी। स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नर को, सीएम्स होंगे वो गवर्नर को एडवाइस देंगे, इलेक्शन कमीशन को, जो स्टेट का इलेक्शन कमीशन होता है, स्टेट का इलेक्शन कमीशन होता है, उसको अपॉइंट करने के लिए। तो ये स्टेट का जो इलेक्शन कमीशन है, ये इलेक्शन कमीशन म्युनिसिपालिटी और पंचायत के इलेक्शन करवाएगा, ठीक, तो ये चीज याद रखेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न विद द पंचायत, स्टेट इलेक्शन कमीशन विल कंडक्ट द पंचायत इलेक्शन। मैंने अभी बताया आपको कि स्टेट इलेक्शन कमीशन ही करेगा। इसे अपॉइंट कौन करेगा, इसे गवर्नर करेगा। किसके एडवाइस पे करेगा, स्टेट गवर्नमेंट के एडवाइस पे करेगा। और कॉन्स्टिट्यूशन 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू पंचायत को लाया गया, नहीं, ये 73rd है, तो ये गलत हो जाएगा। तो नॉट कंसर्न है, तो यही गलत ही होगा, यही आंसर होगा। फिर भी हम देख लेते हैं, फिक्स्ड 5 ईयर टर्म फॉर द ऑल पंचायत, बिल्कुल 5 साल के, उससे पहले भी डिसॉल्व कर सकते हैं। द फ्रेश इलेक्शन वुड हैव टू बी हेल्ड विद इन 6 मंथ ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ पंचायत, इसको हेल्ड करना चाहिए, तो ये भी बात सही है, 6 महीने के अंदर। सिस्टम ऑफ पंचायत, जो सिस्टम जो पंचायती राज्य का है, ये किस लिस्ट में मेंशन है, तो यूनियन लिस्ट में तो है नहीं, अगर यूनियन लिस्ट में तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती, कंकरेंट में भी नहीं है, तो ये स्टेट लिस्ट में है। ये चीज याद रखिएगा वन लाइनर में। हु हैज बीन ऑथराइज्ड टू कंस्टिट्यूट द फाइनेंशियल कमीशन, अब जैसे मैंने कहा कि गवर्नर इलेक्शन कमीशन करता है, अपॉइंट कॉन्स्टिट्यूट करता है, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूट करेगा फाइनेंस कमीशन। ये फाइनेंस क्या करेगा, फाइनेंस कमीशन क्या करेगा कि स्टेट जो कितना रुपए, स्टेट जो गवर्नमेंट है वो कितना रुपए म्युनिसिपालिटी को देगी, प्लस पंचायत को कितना रुपए देगी, तो ये डिसाइड कौन करेगा, ये फाइनेंस कमीशन करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन को देखेगा। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को देखने के लिए कौन सी बॉडी गवर्नर अपॉइंट करेगा, फाइनेंस कमीशन को करेगा। तो कौन करेगा अपॉइंट, गवर्नर ऑफ द स्टेट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंपल्सरी प्रोविजन, मैंने आपको बताया ना कि कुछ कंपलसरी प्रोविजन होंगे, कुछ वॉलंटरी प्रोविजन होंगे। कंपलसरी प्रोविजन आर्टिकल 73 में कौन नहीं है, तो डायरेक्ट इलेक्शन टू द ऑल सीट्स इन द पंचायत एट द विलेज एंड इंटरमीडिएट लेवल, बिल्कुल सही। मैंने बताया था कि विलेज लेवल पे जो डायरेक्ट सभी मेंबर्स के जो इलेक्शन होंगे वो डायरेक्ट होंगे, ये कंपलसरी प्रोविजन है, बिल्कुल सही है। द फिक्सिंग द टेन्योर द 5 ईयर ऑल लेवल, बिल्कुल 5 साल का टेन्योर तो सभी स्टेट में होगा, ये कंपलसरी है, कोई स्टेट से चेंज नहीं करता। प्रोवाइडिंग द रिजर्वेशन फॉर द सीट ऑफ द मेंबर ऑफ द बैकवर्ड क्लास, आ गया ना, मैंने बताया था कि ओबीसी का वॉलंटरी है, वहां की स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगी,
उन्हें करना है कि नहीं करना है, ठीक? तो ये चीज़ याद रखें, तो ये गलत है। ये क्या है? ये वॉलंटरी नहीं है, ये कंपल्सरी नहीं है, ये वॉलंटरी है। तो यही प्रोविज़न वॉलंटरी है और यही आंसर है, बाकी सब सही है, ठीक है? तो बस इतना ही था। यहाँ पे हमारा वो सेशन पूरा होता है। जय हिंद, उम्मीद करता हूँ अच्छा रहेगा और अगर कुछ आपको डाउट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं तो कमेंट सेक्शन पे पूछिए। जय हिंद, वंदे मातरम।